एक आपके सामने जब एक खाली कैनवास आता है सफेद, आपको उसमें क्या दिखाई देता है? खाली कैनवस एक आर्टिस्ट के लिए उसका अपना एक स्पेस होता है जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका मालिक होता है। आर्ट्स तो सबको पता है कि चलो आर्ट्स तो एक कला है, बट फाइन आर्ट्स क्या है? ललित कला, तो ललित कलाओं में म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, डांस, ये सारे फाइन आर्ट्स के अंतर्गत एक समय पे आते थे। पुराना नाम फाइन आर्ट्स था, आज का नाम विजुअल आर्ट्स। ड्रामा है या मूवीज है, वो भी एक विजुअल आर्ट है क्या? नहीं, ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो पेंटिंग्स में वर्ड्स नहीं होते हैं। एक पेंटर आता है, ब्रश उठाता है, उस पे 2 स्ट्रोक मारता है, करोड़ों में बिक जाता है। आपको उसको देखने में 5 मिनट लगा है, पर वो 2 स्ट्रोक पे आने में उसको 25, 30, 40 साल लगा होगा। आपके महीने में सुंदरता क्या है? हर चीज सुंदर है, कोई चीज बुरी नहीं है। हम किसी को जज क्यों करें? वो हक हमको किसने दिया? आपको लगता है मैडम जो आर्ट है, आर्ट के थ्रू लोग अपने आप को हील भी कर पाएंगे? आर्टिस्ट के लिए तो आर्ट हीलिंग प्रोसेस ही है। शब्दों से रचनाएं रचते हैं, कुछ लोग संगीत से भावनाएं जगाते हैं, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जो रंगों से एक ऐसी दुनिया रचते हैं जिसे हजारों बातें होती है। तो आइए आज हम जानते हैं हमारे फाइन आर्ट्स के मैडम बैसाखी जी से। तो बैसाखी मैडम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो मैम, जैसे कि आपकी जो पर्सनालिटी है यार, आपका जो जीवन रहा है, तो आप हमें बताइए मैडम, फाइन आर्ट्स जो है, आर्ट्स तो सबको पता है कि चलो आर्ट्स तो एक कला है, बट फाइन आर्ट्स क्या है मैम? फाइन आर्ट्स वर्ड, ललित कला, अगर हम समझे तो ललित कलाओं में म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, डांस, ये सारे फाइन आर्ट्स के अंतर्गत एक समय पे आते थे। आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, आज उसका नाम विजुअल आर्ट्स है। पुराना नाम फाइन आर्ट्स था, आज का नाम विजुअल आर्ट्स है। जो दिखाई दे। जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। दृश्य कला। दृश्य कला। हाँ, उसमें पेंटिंग आता है, स्कल्पचर आता है, कमर्शियल आर्ट आता है, उसके फोटोग्राफी आती है, छाप कला आता है, शिल्प कला आ गई जैसे शिल्प कि। कला आ गई, स्कल्पचर। हाँ। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप एक आपके सामने जब एक खाली कैनवास आता है सफेद, आपको उसमें क्या दिखाई देता है? खाली कैनवस एक आर्टिस्ट के लिए उसका अपना एक स्पेस होता है जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका मालिक होता है उस स्पेस का। और उस स्पेस के ऊपर खाली उसी का हक होता है। उस पे वो जो बनाना चाहे वो बना सकता है, और ये स्वतंत्रता एक आर्टिस्ट को फील होना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि पहाड़ हरा ही होना पड़ेगा या आसमान नीला ही होना पड़ेगा। वो अपने उस काली स्पेस में आसमान को लाल भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका स्पेस है। तो मैम पहले वो कैनवास पे जब वो ड्रॉ करता है, जब वो पेंट करता है, उसके पहले उसके अंदर वो रचनाएं बन जाती है, या फिर ऐसा होता है कि वो जैसे जैसे करता जाता है वैसे वैसे रचनाएं आती है? सब आर्टिस्टों की अपनी अपनी सृजनात्मक क्रिया होती है। कोई डायरेक्ट कैनवस को सामने लेकर के काम शुरू करता है, और कोई पहले से उसके ऊपर काम कर, जिसको हम लेआउट्स बोलते हैं। लेआउट्स बनाते बनाते वो फाइनल काम पे आता है, और कुछ डायरेक्ट कैनवस को लेकर के ही शुरू करते हैं। तो ये आर्टिस्ट की व्यक्ति उसके हिसाब से है, उसकी अपनी पसंद के हिसाब से होता है। तो मैम जो ये जो फाइन आर्ट्स है, उसका समाज पे या लोगों के जीवन पे, व्यक्तित्व पे क्या उसका असर रह जाता है? दृश्य कला एक ऐसा विषय है जो शायद इंसान जब से समाज भी नहीं बना था तब से उसका हिस्ट्री है, इतिहास है। सो ये किसी भी व्यक्ति पर उसका असर होना इट्स नेचुरल, बहुत प्राकृतिक है। वो असर होगा ही। और दृश्य कला का असर जिस व्यक्ति पे हो रहा है, उसके लिए उस व्यक्ति में भी दो क्वालिटीज होनी पड़ेगी। एक है उसमें एम्पैथी का होना। एम्पैथी मतलब किसी और के संवेदनाओं को समझने की क्षमता। यानी जो देख रहा है वो जो उसको। हाँ, जो देख रहा है वो, बनाने वाले का तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, वो तो वो तो है सही ही, है, वो वो तो तो है होना ही ही। पड़ेगा वरना वो बना ही देखने नहीं वाले पाएगा। पर भी ये चाहिए, थोड़ा उसमें सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता उसमें ज्यादा होना पड़ेगा, एम्पैथी होना पड़ेगा। ये दो चीज, व्यूअर्स और थोड़ा सा उस विषय के बारे में ज्ञान। अच्छा, उसको अगर नॉलेज नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा ऐसा? हाँ, शायद उतना नहीं समझ पाए, तो क्योंकि मैम, वो खाली विजुअली देख के चला जाएगा। वो उसको डीप में जाके ना उसके मन में क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि ड्रामा है या मूवीज है,
वो भी एक विजुअल आर्ट है, ठीक है? नहीं, वो नहीं। मुश्किल हो जाता है। ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं, वर्ड्स के साथ मीनिंग्स बहुत ईज़िली लोग जुड़ जाते हैं। जी, पर जी। पेंटिंग्स में वर्ड्स नहीं होते हैं, सिर्फ़ दृश्य होता है। खाली दृश्य होता है। डांस में ताल होता है, ताल के साथ नेचुरली बॉडी थिरकने लगती है। संगीत में भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स हमने अगर बोला सेब, जैसे ही मैंने बोला एप्पल, आपके दिमाग में मुझे जानने की भी ज़रूरत नहीं है, एक लाल कुछ आ आपके जाएगा, दिमाग में आ गया आ है, जाएगा। ठीक है? तो वर्ड्स हमको वो चीज़ ईज़िली देता है। पेंटिंग्स में वो मुश्किल हो जाता है। जी, जी, जी। तो ये मेरी भी क्यूरियोसिटी रही है कि जैसे कि कोई ड्रामा है या प्ले है, उसको देख के इंसान रो जाता है या फिर खुश हो जाता है, हँस जाता है, यानी उसके अंदर भाव और रस बाहर आ जाते हैं। एज़ वेल एज़ इन अगर हम म्यूज़िक में देखें, तो उसके ताल और उसके जो राग है, उसके साथ उसकी भी भावनाएँ बाहर आती है। या तो वो रो रो लेता है, या तो फिर हँसता है, या तो फिर उसके अंदर वीर रस आ जाता है। तो मैं पेंटिंग के अंदर अगर समझो कि वो कोई दृश्य देख रहा है या फिर वो एक पेंटिंग देख रहा है, तो आपके पास ऐसा कोई अनुभव है कि वो देखते-देखते बंदा रो जाए या फिर उसको देख के हँसने लगे या फिर उसके अंदर वैसी भावना आ जाए और बस वो रोता रहे, हँसता रहे? अब यहाँ पे वापस से मैं तुम्हारे पहले क्वेश्चन फाइन पे आती हूँ। जी। फाइन, फाइन का फाइन मतलब क्या है? और ज़्यादा, और और ज़्यादा। सूक्ष्म, ठीक है? सो पेंटिंग का मज़ा या पेंटिंग का आनंद या उस अनुभूति तक पहुँचने के लिए व्यक्ति का खुद का फाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो उसको समझ पाएगा। इसीलिए हमारी जो पेंटिंग की दुनिया के देखने वाले या उसको अप्रिशिएट करने वाले और बनाने वालों की जो संख्या है इतनी कम है, क्योंकि उस फाइन लेवल तक पहुँचने वालों की संख्या कम होती है। कम होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि फाइन आर्ट्स जो है, उसने समाज पे और समझो कि मूवमेंट्स कई सारी मूवमेंट्स जो है वो फाइन आर्ट्स से पैदा हुई है। हाँ, यानी अगर हम समझ लें चाहे वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो या सोशल रिफॉर्म की मूवमेंट हाँ। हो। तो मैम आपका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? कला होती ही है विद्रोह, हमेशा से, आज भी। यानी कला सिर्फ विद्रोह के लिए उसका कोई एन्जॉयमेंट या फिर उसका एक डेकोरेशन तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। डेकोरेशन की कला जिसको लोग समझते हैं कि डेकोरेशन की है, दैट वो एक अलग वर्गीकरण या अलग उसमें आता है। क्लासिफाइड अलग हो हाँ, गया। अलग हो जाता है। पर जिस आर्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने बैठे हैं, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, यानी विद्रोह यानी रिबेलियस। रिबेलियस। तो मैम आपको क्या लगता है वो रिबेलियस कैसे बन जाता है वो? एक वो आर्ट हर व्यक्ति रिबेलियस होता है अंदर कहीं न कहीं, बस आर्टिस्ट उसको प्रकाशित कर देता है पेंटिंग जी। के थ्रू। यानी वो जो गुस्सा उसके अंदर दबा पड़ा है, उसने जो नो, संसार में नो, खाली गुस्सा नहीं, रिबेल का मतलब खाली गुस्सा नहीं ओके, होता। वो अपना व्यक्तिगत विद्रोह भी हो सकता है, सामाजिक विद्रोह भी हो सकता है, जाति विद्रोह किसी भी तरीके का विद्रोह हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, राजनीतिक विद्रोह हो सकता है, आइडियोलॉजिकल विद्रोह हो सकता है। किस तरीके से? हुँ, वो फाइन आर्ट्स में वो मीन्स कैसे लेके आएगा विजुअल उसने एक पेंटिंग बना दी, ठीक है? और आपने जैसे कि कहा कि उसको समझने वाले में भी वो संवेदनशीलता होनी होनी चाहिए। पड़ेगी, हाँ। तो वैसे भी लोग कम हैं, तो समझने वाले लोग भी कम हो गए। तो एक पेंटिंग, एक दृश्य कला, एक विजुअल आर्ट वो कैसे एक अपने आप में उसमें उतना पावर आ जाता है या एनर्जी आ जाती है, जो पूरा मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म ला देता है? हाउ? आर्टिस्ट को हमेशा से प्रोग्रेसिव समझा गया है, जस्ट इसी कारण से कि वो विद्रोही है। वो तब से उन चीज़ों को समझने लगता है जब लोग जनरल लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। इसलिए उसको विद्रोही बोला जाता है। जैसे अ, हमारे भारत की ही बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के समय पर आर्टिस्टों ने जिस तरीके से उसमें भाग लिया था, स्वतंत्रता हुई नहीं थी, उससे 40 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। जी, तब आर्ट कॉलेजेस में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश की गई थी इंडियन आर्ट को पढ़ाने के लिए। स्वतंत्रता हुई नहीं है, आर्ट कॉलेजेस का सिलेबस कंप्लीटली ब्रिटिश राज के अंदर। एकेडमिक उसके हिसाब से था, ठीक है? तो ये जिन कलाकारों ने ये चीज़ शुरू किया 47 में हमको आज़ादी मिली और उससे 40 साल पहले वो लोग प्रेशराइज़ कर रहे कि हमारे सिलेबस में इंडियन बच्चों के लिए इंडियन आर्ट का होना ज़रूरी है। ये भी एक तरीके का विद्रोह ही है। ओके, तो ये कहाँ से विद्रोह हुआ? अगर इंडियन सिलेबस में इंडियन आर्ट्स का होना तो वो यानी उन लोगों की वो डिमांड थी कि इंडियन आर्ट्स तो होना ही हाँ, चाहिए। लोग या तो ज़्यादातर लोग विद्रोही होते तो हैं पर बोलते नहीं हैं। आर्टिस्ट वहाँ बोल देते हैं। तो मैडम
आपके अनुभव में आपको क्या लगता है कि मीन्स कौन से ऐसे रिफ़ॉर्म हुए जो एक दृश्य कला से उत्पन्न हुए? सारे, लगभग सारे इंडियन सिनेरियो में भी है और वेस्टर्न में भी इस तरीके के कई सारे समयगाला हुए हैं, जो जैसे कि 20-20, 25-25 सालों तक एक हम लोग मॉडर्न आर्ट को इम्प्रेशनिज़्म से मानते हैं। इम्प्रेशनिज़्म एक समय था लगभग ये 1920s की बात कर रही हूँ मैं, तब हमारे इंडिया की बात अलग है, वेस्टर्न उसकी अगर बात करूँगी तो। तो तब इम्प्रेशनिज़्म तब लाइट की स्टडी तभी शुरू हुई थी। कि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से बनता है और आर्टिस्ट और लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं था तब तक। तब तक पेंटिंग थी वही जो अ, शेडिंग के साथ हो, कंप्लीट हो, रियलिस्टिक दिखे, तब तक पेंटिंग वैसी ही थी। तोड़ने की कोशिश लगातार चालू थी, पर कंप्लीटली सक्सेसफुल हुई इम्प्रेशनिज़्म में जब फाइनली आर्टिस्टों को और आर्टिस्ट लोग हैं ना थोड़ा क्यूरियस ज़्यादा होते हैं। जी, समाज में कुछ भी नया चल रहा है, कुछ कुछ उनको मिला और उनको लगा कि यार ये बात तो सही हो रहा है। अच्छा। हाँ, ही डज़न्ट वेट फॉर कि अदर्स कि वो अदर्स उसको आके वोटिंग करें, नहीं भई सही है, अगर उसको सही लग रहा है वो उसके लिए सही है, आर्टिस्ट का ऐसा है। तो आज के टाइम पे आपको क्या लग रहा है? आज के टाइम पे आर्टिस्ट को क्या-क्या दिखाई देता है? बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आज के आर्टिस्ट। बट क्यों? अब वो कब किस तरीके से चेंज शायद चेंज बहुत जगह से हो भी रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत होता है, सामाजिक इश्यूज़ आर्टिस्टों को बहुत परेशान करते हैं। पर मैडम जहाँ तक मेरा पॉलिटिक्स से सवाल है, मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी अगर राजा हो, महाराजा हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, सत्ता पक्ष से कभी भी प्रजा हमेशा खुश नहीं रह पाती। यानी वो पॉसिबल नहीं है कि हर बार जो प्रजा है वो पॉलिटिकल से वो खुशी हो। तो हो सकता है मैडम कि हर ज़माने में, हर साल में, हर आने वाले साल में भी चाहे कितनी अच्छी सरकार आए और जाए, लोग तो फ्रस्ट्रेटेड ही हो गए। तो मैम हर बार ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ विद्रोह दिखा कुछ अच्छी भी तो चीज़ें हो रही है, उसको भी तो हम लोग दिखा सकते हैं। वो आर्टिस्ट में भी तो आती क्यों जैसे मैडम आपको शायद अगर आपको पता होगा एक बंदा है विशाखापट्टनम साइड में, मैं शायद उसका नाम भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो जो भी अच्छी इवेंट होती है, वो जो एक जो मिट्टी जो होती है, समुद्र की मिट्टी, हाँ, सैंड पर वो करता है। सान पर वो वो मतलब रेती के साथ वो हाँ, काम करता तो है। हाँ, हाँ, शिल्पकार तो है। पर हाँ। तो वो जब भी उसकी वो आर्ट लेके आता है, वो हमेशा एक हैप्पी आर्ट लेके आता है। बट समस्या यहाँ पे मैंने 2 देखी है और जो मैंने जो समस्या वो मैंने भाँप ली है, वो ये है कि जितनी हैप्पी मोमेंट की चीज़ें वायरल नहीं होती ना, उतनी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वायरल होती है। तो कई बार लगता है कि जानबूझ के ये लोग ऐसा दिखते हैं, चलो कंट्रोवर्सी खड़ा हो, वायरल खड़ा हो, अपन बना दें कुछ ऐसा जो चर्चा में आ जाए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता ऐसा है, नहीं तो फिर होता क्या है। होता है? हैप्पीनेस द इमोशंस है ना बहुत तरीके के होते हैं। आप आपको अगर नाट्य शास्त्र का पता होगा तो 9 रस तो उसी में बताए गए हैं। नौ रस नौ भाव। तो उसमें से खाली श्रृंगार को इम्पोर्टेंस दें ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैम तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ मैम जैसे कि आज चलो आज के जो ज़माने हैं, आज हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, हर बार हो रहे हैं। किसान आंदोलन हो गया या फिर अभी जो है एक नया मूवमेंट आ गया सीजीआई ने कुछ बोला, उसपे कुछ नए लोग हाँ, बाहर निकल के आ गए, हाँ, चलो हाँ। नीट की एग्ज़ाम आ गई। हाँ, मानता हूँ, ऐसी बातों पे आर्टिस्टों को तो बोलना ही चाहिए। अगर आर्टिस्ट नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? क्योंकि एक आर्टिस्ट तो एक बंदा है जो हर बार गाली खाने के लिए वो जो है वो बंदा परिपक्व होता है क्योंकि घर से गाली खाओ, समाज से गाली खाओ, तो उसको तो चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले या अच्छा कहे तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी तो दौलत ही क्या है कि चलो किसी ने क्लैप कर दिया, किसी ने बोला यार तेरा आर्ट बहुत अच्छा है। तो आर्टिस्ट तो पैदा ही वो गाली खाने के लिए होता है, क्या कहना है आपके? हाँ। एम आई रॉन्ग और राइट? बिल्कुल सही तो है। वो तो रिबेल ही होगा क्योंकि उसको तो कानों को आदत पड़ गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे समझो तो कई चीज़ें अच्छी भी तो होती है। जैसे उरी है, तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। आज बहुत से लोग हैं, उसके घर पे सिलेंडर तो उसपे भी तो पेंटिंग नहीं बन सकती कि एक माँ जो है अपने बच्चे को भूखा दिख रही है और वो बर्तन जो पका रही है जहाँ पे, वो चूल्हा फूँक के पका रही है। उसके अंदर वो धुआँ जा रहा है, उसके फेफड़े जल रहे हैं। ये एक आपको दृश्य करुणात्मक लगता है ना? हाँ, तो अब सरकार ने वो समझ लेते हैं मैं ऐसा नहीं कि मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, बट हाँ, एक समझते हैं, हैप्पीनेस के बारे में। हाँ, हाँ। तो एक दृश्य है, तो एक दूसरा दृश्य भी अब उसके घर पे सिलेंडर आ गया। हर घर पे सिलेंडर हो रहा है। अब वहाँ से भी तो एक अच्छी बात निकल के आ सकती है कि हाँ, अब वो चीज़ निकल गई। जैसे कि एक है महिलाएँ बाहर शौच जाती थी, अब जो हर घर में जो है वो तो एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की ओर से, तो चल भई हर जगह पे शौचालय आ गए, तो उसको एक सुरक्षा मिली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैडम जैसे कुछ हीरोज़ भी हैं, अब उनको भी लगता है कि जैसे आर्टिस्ट है,
कि यार हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो वो लोग जैसे पैडमैन जैसे लेके आए एक स्टोरी, एक कौन-सी है? टॉयलेट एक प्रेम कथा। हाँ, तो हाँ, बहुत से हाँ, लोगों ने हाँ, उसकी हाँ, मज़ाक बढ़ा हाँ, रही है, हाँ, क्या टॉयलेट के जैसा हाँ, नाम। हाँ। बट बहुत से लोगों ने उनको सराहा। हुँ, हुँ। तो मैम ऐसी भी तो चीज़ें होगी ना, जिससे लोगों को लगे कि नहीं रिफ़ॉर्म भी आ रहा है, आर्टिस्ट को भी लगे नहीं रिफ़ॉर्म आ रहा है और मुझे ऐसी भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी मुझे लानी है। ये इस तरीके से काम नहीं करता है ध्रुव। अच्छा, आर्टिस्ट जब अपनी आइडियोलॉजीज़ धीरे-धीरे एक स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या अपने आप को पहचानने जैसा होता है पेंटिंग करते हैं जब हम। अपने आप को पहचानते हुए समाज को तो मिरर तब दिखाएँगे ना जब हम अपने आप को मिरर दिखा सकें। तत्पिंडे तत्ब्रह्मांडे जो आपके अंदर है वो ही हाँ, ब्रह्मांड है। हाँ। देन वो सिलेक्ट करता है या जिस चीज़ से वो प्रभावित होता है, वो ही वो करेगा। यानी उसका इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, तभी तो वो उसका होगा ना। हर पेंटिंग फिंगरप्रिंट जैसा होता है। तो यानी आप ये क्या, मैं तो ऐसा मानूँ कि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो तो ही अच्छी चीज़ें आएगी। नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं तो वो तो एक आइडियोलॉजी की बात है, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है, वो तो उसका दृष्टिकोण हो गया। चलो मान लो आपका एक अ दृष्टिकोण है किसी चीज़ पे। आप उससे एग्री नहीं करते हो, दैट्स हाँ, फाइन। आर्टिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स व्हाई विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करूँ, म्यूज़िक, डांस और ड्रामा वो बनाए जाते हैं ऑडियंसेस के लिए। पेंटिंग ऑडियंसेस के लिए नहीं बनती है। ये जो आपने रेत चित्रकार के बारे में बोला, उनसे भी जाकर अगर आप बात करेंगे, उनके कुछ काम ऑडियंसेस के लिए होता है, पर 10 में से 1 काम उसका अपना होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला देख के खुश हो रहा है या नहीं। अच्छा, वहाँ पे उसको लाइक नहीं चाहिए, वहाँ पे उसको कुछ नहीं कमेंट नहीं चाहिए, चाहिए, वहाँ पे कुछ उसको नहीं पैसा भी चाहिए। नहीं, बस नहीं, मेरे मन में आया, वो मैंने कर दिया। हाँ, यानी खुद का राजा जिसको बोला हाँ, जाता है। फिर भी मैं एक चित्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेरे मन में भी ये चीज़ें आती हैं हाँ। कि ज़्यादातर तो हमारे पर वेस्टर्न आर्ट्स की जो पेंटिंग्स है उसमें ज़्यादातर उसका ही प्रभुत्व रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है वेस्टर्न आर्ट्स का। बट एक ऐसा दृश्य है, जो मेरे मन के भीतर एक छिपा हुआ है। हुँ, तो मुझे कई बार वो प्रेरणा देता है रिबेलियस की, और कई बार प्रेरणा देता है शांत होने की, सुखी होने की। और वो जो है पेंटिंग वो यह है कि हज़ारों की सेनाओं में, हाँ, सोल्जर्स खड़े हैं, सैनिक्स खड़े हैं मारने काटने के लिए। हुँ, एक रथ खड़ा है, 4 घोड़ों के साथ कृष्ण खड़े हैं और वो सामने नीचे एक अर्जुन बैठा है और कृष्ण उसको बोल रहे हैं कि वो तेरे ही भाई है, वो तेरी ही बंधु है, तुम्हारे पितामह है और उनको तुम्हें मारना है। हाँ। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्या बात कर रहा है? वो जो अर्जुन है उसके अंदर का भाव, मैं भाव की बात कर रहा हुँ, हूँ, हुँ, फिर मैं हुँ, आपको बता हुँ। दूँ क्या है। वो उसको मारना ही नहीं है। वो तो सरेंडर है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये सब कुछ, मेरे भाई चाहे कितना भी लूट लिया, कुछ भी हो, ठीक है। तो कृष्ण उसको संदेश दे रहे हैं और वो सरेंडर है, सरेंडर टू कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा बोल रहे नहीं ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुमको तो उनको मारना है क्योंकि उन्होंने अधर्म किया है। अब पता नहीं अधर्म वो एक अलग इंटरप्रिटेशन है। कौन सही कौन बुरा, मैं उसकी बात नहीं कर। तो एक बंदा है जो जिसको हम भगवान मानते हैं, भगवान ये करे नहीं, तुम्हें उनको मारना है, तुम्हें हिंसा करनी है, तुम्हें उनको मारना है। एक बंदा है, हे प्रभु क्यों? हुँ। तो जब उसको देखा मेरे को, हाँ नहीं बात ये गलत कर रहा है, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, गलत है तो गलत उसके सामने बोलना है। ये बात सही लग रही है आपको? आप विजुअल आर्ट्स के हिसाब से बोलोगे तो इसको शायद एक्सप्रेस करने का तरीका वो नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। तो कैसा होगा? मेरा दृष्टिकोण अलग होगा। मुझे अगर इस तरीके का कोई सीन पेंट करना हुआ तो शायद मैं स्ट्रोक्स ज़्यादा यूज़ करूँगी, वायलेंट स्ट्रोक्स मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। बट फिर भी मैं वही तो बात कर रहा हूँ। एक ही पेंटिंग कितनी सारी चीजें बोलती है। एक पेंटिंग ये बोलती है विद्रोह, रिबेलियस, तो रिबेलियस बन जा। कृष्ण भी तो एक रिबेलियस दिखाई दिए। नहीं, ये बात गलत है। कृष्ण रिबेलियस नहीं है, वो धर्म-अधर्म की बात कर रहा है। पर बात तो वही हुई ना, नहीं विद्रोह। हुई, विद्रोह तू क्यों नहीं कर, उसके अंदर तो विद्रोह जगा रहा है ना। विद्रोह का मतलब ये है कि जो चल रहा है, जी। उसको अपोज़ करना। तो वो, दैट्स विद्रोह। धर्म और अधर्म और विद्रोह दोनों में बहुत फ़र्क है। पर मैं समझो कि वो सत्ता पक्ष तो वही हुआ ना जो धृतराष्ट्र जो थे, वो जो दुर्योधन थे, आप वही समझ लो ना। उन्होंने तो बोला तू विद्रोह कर, तो विद्रोह क्यों नहीं कर रहा है? और एक दूसरी बात यहीं से ही निकल के आती है, वो ये बोल रहा है कृष्ण, यानी स्थिति प्रज्ञ जैसी पेंटिंग है। और कई बार मन इतना कि हजारों क्यों ना खड़े हो सामने, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे सोल्जर हो, कुछ भी हो। तू अपने आप को जान ले, तुझे क्या करना है
और शांत हो जा और शांत मन से जो भी कर वो शांत मन से कर। तो एक ही पेंटिंग मुझे 2 चीज़ दिखाई दी, एक बोलती है तू स्थिर हो, मेंटल क्लैरिटी रख अपने अंदर और एक ही चीज़ है वो बोलते हैं नहीं, आपने खुद तुझे मेरे ये प्रश्न करना है। का जवाब दे दिया। नहीं, मैं वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। प्रश्न तो नहीं है मेरा, एक चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ हाँ, कि मैम हाँ। एक ही चीज़ मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे 2 रही है। चीज़ें क्यों? आपको 10 चीज़ें दिखाई दे सकती है डिपेंडिंग ऑन द आप किस माहौल से आए हो, आपकी सोच क्या है, आपकी परवरिश क्या है, आपका ज्ञान क्या है। जी। ठीक है? ये सब चीज़ें डिसाइड करती है कि आप एक पेंटिंग का इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हो। तो मैम जैसा कि अगर मैं पेंटिंग का इंटरप्रिटेशन करने जाऊँ, हाँ, जैसा कि हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स की, हाँ। तो हम जहाँ पे अभी यहाँ पे बैठे हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने ये रखा है विजुअल आर्ट्स हुँ, में, हुँ। हम उनकी पूजा भी करते हैं। हाँ, राम जी है, जानकी माँ है, लक्ष्मण जी है और हनुमान जी। तो राम दरबार मैं इसलिए रखता हूँ कि जिससे मेरे अंदर ये भावना है कि चलो एक दास का एक भाव है अपने स्वामी के प्रति। ऐसा तो है नहीं कि इसमें से भगवान बाहर आ जाएँगे। जैसे माँ सरस्वती तो माँ सरस्वती बाहर आए। पर जब इनको हम देखते हैं तो मैम कि माँ ते एक पति है, एक पत्नी है, एक उनका भाई है, एक अपने और एक दास है। उनका अंदर एक जो स्नेह है, ऐसे भी रिफॉर्म्स जो आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे नहीं हुआ, हुँ, तो ये जो भावनाएँ तुम्हारे अंदर है, वो नहीं होंगी? होगी ना, होगी ना? होगी। तो भी आपने इसको रखा है। जी। अगर नहीं होगी तो भी रहेगा भावनाएँ, भावनाएँ तो उधर ही है। नहीं, वो एक बात ऐसी होती है मैम जैसे आपने मुझसे ही पूछ लिया। नहीं, नहीं मेरा तो ऐसा होता है कि मैं हर रोज़ वो चीज़ फ़ील करता हूँ, वो चीज़ें मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आपका क्या ऐसा कहना है? नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, नहीं। इमोशंस जो है ना उसके साथ हम पैदा होते हैं। जी, हमारे दिल में है ना वो ये भरत मुनि के हिसाब से है कि वो गीली मिट्टी, जी, सूखी मिट्टी जैसी होती है हमारी हार्ट। जब हमको पर्टिकुलर चीज़ हमारे दिमाग में जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं, तो बरसात पड़ने जैसा होता है, जी, उस सूखी मिट्टी पर। और जैसे सूखी मिट्टी पर जब बरसात पहली बरसात पड़ती है तो उसका एक स्मेल आता है। जी, एक सौंधी सी स्मेल आती है जिसको ना आप एक्सप्रेस कर सकते हो ना मैं। जी, वो दिखती भी नहीं है, जी। पर सुगंध आती है। मिट्टी भी वही है, बारिश भी आपको दिख रहा है, मिट्टी भी दिख रहा है, पर जो स्मेल है वो नहीं दिखता है। पेंटिंग्स में से मिलने वाला फीलिंग भी ऐसी ही होती है। यानी इट्स वन काइंड ऑफ फ्लेवर हाँ, और वो हर किसी का अलग-अलग अपना-अपना आपको फ्लेवर इसे होता देख है। के फैमिली वाला फीलिंग आता है, मुझे नहीं आता है। हाँ, वो सही है। आपका दृष्टिकोण अलग है, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया। मेरे लिए खाली ये एक इमेज है, दैट्स इट। तो ये फिर भी मेरे लिए खाली एक इमेज है। मुझे आपको इसे देखकर जितना भक्ति भाव आता है, मुझे नहीं आता है। तो फिर पेंटर उसको देख के ही नहीं आ रहा है, वो हाँ, भाव नहीं आ रहा है, तो फिर वो डालेगा भी कैसे? वही तो मैंने बोला आर्टिस्ट किसी को दिखाने के लिए पेंटिंग करता ही नहीं है। वो तो अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए पेंट करता है। कला के बहुत सारे डेफिनेशंस है। कोई कहता है कला सर्जन है, कोई कहता है कला सबकॉन्शियस का एक्सप्रेशन है। जो आपके अंतर मन की जो भावनाएँ हैं, उसको निकालने का तरीका कला है। कोई कहता है कि कला अनुकरण है। ये प्लेटो के वर्ड्स हैं। जी, जी। प्लेटो के हिसाब से कला अनुकरण का भी अनुकरण है। अनुकरण खाली नहीं है, अनुकरण का भी अनुकरण है। एरिस्टोटल ने उसके बाद बहुत सारे अलग-अलग बड़े-बड़े लोग कला के बारे में अलग-अलग बातें करके गए हैं। अब कला, जैसे कि ये आप पेंटिंग अगर आप देख लो, ये मेरे ही स्टूडेंट का बनाया हुआ है। एक अब दिखता है पीछे की तरफ आप अगर देखो तो पूरे बिल्डिंग्स बने हुए हैं और सामने ये झोपड़पट्टी जैसा एक फैमिली है, जो आपको पता है सड़कों पर अक्सर इस तरीके के फैमिलीज़ रहते हैं। ये पेड़ पर आप कोई भी व्यक्ति आएगा, वो पहले ही नज़र में उसको क्या दिखेगा? ये पीला कलर और ये पेड़, ठीक है? और वो देख के आगे निकल जाएगा। जो व्यक्ति उसके सामने 2 मिनट ठहरेगा, फिर उसको दिखना शुरू होगा, अरे ये तो एक फैमिली बैठी है, पीछे सूखे पेड़ है, खाली हरा पेड़ इसके ऊपर है, पूरा कंक्रीट है, खाली एक जीवंत पेड़ यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली है। सो आपको 2 मिनट देना पड़ेगा। हुँ। ठीक है? देखने के लिए आप इसको देखते हुए, आप फ़ोटो लेते हुए अगर पास्ड आउट हो जाओगे तो ये सब फाइन चीज़ें कभी नहीं देख सकोगे। हाँ, जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इसको 2-3 तरीके से देख लूँगा। हाँ?
एक तरीका की इतनी अच्छी बिल्डिंगें बनी है, इतने हाँ, मस्त रोड बने हैं और ये लोग आके झोपड़पट्टी यहाँ पे खड़ी हाँ, कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका ठीक है? दृष्टिकोण आर्टिस्ट को उससे यार कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इतनी सारी जगह पड़ी थी, उसको क्या ये जगह मिली हाँ, यार? हाँ, काहे को हमारा सिटी बिल्कुल, बिगाड़ रहे हो? बिल्कुल। है ना? हाँ, ये हाँ, हाँ, गवर्नमेंट दे रहा है ना, तो कई बार ऐसा भी लगता है ये झोपड़पट्टी के लिए अब मुफ्त का ये इसको मिलेगा। हाँ, दूसरा हाँ, ख़ैर चलो एक दूसरा दृष्टिकोण मेरा ये होगा, हाँ, जैसा मूड, एक मूड अच्छा एक हरा पड़ा पेड़ था उसके नीचे ये लोग बैठे हैं, फिर मैं उसमें देखूँगा, अगर मुझे ध्यान से देखना हो तो। क्योंकि कितना सुकून से ये लोग अपने बैठे हैं, ना उनको पैसों की पड़ी है, ना कोई भी पड़ी है, बस बैठा है, एक ठेला मार दिया, ये क्या, चलो फ़कीर की तरह रहो। और आजकल के माँ-बाप जो है अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, ये बाप अपने बेटे को कैसे अपने साथ खेल बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। तो मैं तो ये देखूँगा। हाँ। और तीसरा जो दृष्टिकोण है वो मुझे नहीं बताना ओके, है। पॉसिबल है। ठीक है, पर जिसने बनाया जी, आर्टिस्ट को यानी 2 चीज़ें मुझे दिखाई दी ओके, उसमें। आर्टिस्ट को आप क्या सोच रहे हो, जी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, आप अगर और डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप आर्टिस्ट को पूछोगे, जी, ठीक है? आर्टिस्ट सामने से आके आपको नहीं बोलेगा कि मैंने ये वो कभी नहीं होता है। वो नहीं आप होता। जनरली क्या है एग्ज़िबिशन्स होता है, तो लोग आके पूछते हैं, इस पेंटिंग का मतलब क्या है? पेंटिंग का मतलब नहीं होता है, पहली चीज़ ये है। हर एक व्यक्ति जो उसको देख रहा है, उसका मतलब उसके लिए पर्सनल है। जैसे पर्सनल। आपने मुझे अभी बोला, इसके 2 मीनिंग मेरे पास है। हर पेंटिंग का अपना-अपना मीनिंग आपके दिमाग में बन चुका होगा एंड उस पेंटिंग का वही अर्थ है। मैम एक बार मैं आपके एग्ज़िबिशन में आया था, मुझे अभी याद आ रहा है हुँ, और मैंने पूछा भी नहीं था आपसे पर वो मैं जब मैंने वो पेंटिंग देखा इतना तो मैं इतना उसको सोचा, उतनी ज़्यादा टाइमिंग मैंने किसी पेंटिंग में नहीं दी। और उसमें जैसा आपने बताया उसमें कुछ नहीं था। एक डोर है, उसके अंदर से डोर है, उसके अंदर से डोर है, शायद आपको याद आ रहा है, उसके अंदर से डोर, 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 डोर। मैं सोच में पड़ गया यानी क्या कह रहा है? इस डोर में से जब दूसरा डोर आ रहा है, दूसरे डोर में से तीसरा डोर, चौथा डोर यानी हज़ारें डोर्स उसने डोर दिए, उसमें स्टेप्स हैं। आपको याद आया मैं जो बात कर रहा हूँ? बड़ी साइज़ की पेंटिंग बड़ी थी? साइज़ की यस, पेंटिंग। ओके, हाँ। तो बात ये आई तो जब मैंने वो पेंटिंग देखा मैंने बोला क्या बोल रहा है? यानी ये किसी का दिमाग है? मुझे तो लगा पहले तो ये मेरा ही दिमाग है। बस, बस, जो पहला आपको मतलब आया, वो आपका सही अर्थ है आपके लिए। फिर ओके, दूसरी बार है कि छोटे बच्चे का मन है। ओके। यानी ये ऐसा है मेरा दिमाग मेरा छोटे बच्चे जैसा है। लगा यहाँ से भागते हैं तो फिर कई बार मुझे लगा नहीं ये इंसान है, जो कहीं न कहीं से अपने मतलब की चीज़ें बस वो निकालते जिसको जो ऑर्डर पसंद आया वहाँ से वो चला जाता है। तो मैडम कई बार ऐसा भी होता है जिसका कोई मतलब नहीं है और ओके, उसके कहीं से बहुत से मतलब हो जाते हैं। आप आर्टिस्ट से आपने बात किया था? नहीं मैम वो मिले नहीं थे मुझे। ओके, अभी वो एक फीमेल आर्टिस्ट थी, जी, लड़की थी। सो लड़कियों का, डोर्स का और इतने सारे डोर्स का रिलेशन अगर आप समझो, जी। तो आप समझ सकते हो कि वो निकलना चाहती है, पर उसको वो खुद निकलना चाहती है, पर उसके लिए सारे दरवाज़े बंद हैं। नहीं इसलिए उसके पेंटिंग्स में सारे दरवाज़े खुले हैं। मैडम मुझे तो वो पेंटिंग लग के ऐसा लग रहा है जैसे आपने बात की अब इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि शायद वो इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि उसके पास बहुत सारे डोर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी डोर नहीं है। मैं जानती हूँ, नहीं क्योंकि डोर तो मेरा ओपन ही है ना। मेरा उसने पेंटिंग में ओपन दिखाया है क्योंकि वो खुद अपने लाइफ में ओपन नहीं कर पा रही, वो उसका स्पेस है। पहले ही मैंने बोला था, ये उसका स्पेस है। वो स्पेस में जो चाहे वो दिखा सकती है, जो वो करना चाहती है, बताना चाहती है या कुछ भी। जी, तो जो उसके लाइफ में नहीं है, वो उसने पेंटिंग में दिया है। उसके लाइफ के डोर्स बंद है, सो उसने अपने पेंटिंग्स के उसके लाइफ में कलर्स भी नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं उसको जानती हूँ, उसको मैंने बढ़ते हुए देखा है, वो उस लेवल तक पहुँची है क्योंकि हर स्टूडेंट को मुझे पर्सनली जानना पड़ता है उसको। मैं खाली टीचर नहीं होती हूँ, मैं उनकी सही मायने में मुझे फ्रेंड भी बनना पड़ता है। टीचर तो मैं हूँ ही, वो तो मेरा काम ही है। जी। पर हर बच्चे का बैकग्राउंड, उसका इमोशनल लेवल, उसका उस वक़्त चल रहा प्रॉब्लम, इन सब के बारे में मुझे जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो उसके पेंटिंग पे दिखता है। यानी आप वन काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल गुरु भी हैं। बिल्कुल, करना ही पड़ेगा। एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा हाँ, फाइन आर्ट्स के कारण। मैंने कई बार लोगों को देखा है चाहे एमबीए कॉलेज हो, चाहे डॉक एमबीबीएस हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो। वहाँ पे वो लोग अपने सर को ना सर बोलते हैं, कभी पैर नहीं छूते। मैंने देखा है। हाँ, हमारे पे भी नहीं छूने देते हमको। बट मैं छूने नहीं देते बट वो छू ही लेता होगा। वो मेरी गारंटी है। वो मैंने देखा है। आर्टिस्ट जब आता है स्टेज पे आता है वो स्टेज को हमेशा नमन करेगा। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ज़्यादा करते परफॉर्मिंग हैं, आर्ट्स ज़्यादा तो करते हैं। विजुअल उसका म आर्टिस्ट नहीं करते, विजुअल आर्टिस्ट क्योंकि नहीं करते। हमारा स्टेज के साथ रिलेशन नहीं होता है ना। नहीं, बट मैडम जब मेरे मैं वही तो जैसा आपने बोला कि आप उसको सिर्फ़ सिखाते नहीं, आप उसको एक मित्र बनते हो, एक माँ बनते हो, एक बाप बनते हो, एक भाई, एक बहन, आप
सारी चीज़ें तभी तो आप उसको जान पाओगे ना। हाँ, हाँ, जैसे अपन मैडम आप जानते हो कि लुइंगी पिरांडिलो द फेस एंड मास्क थ्योरी, हाँ, यू नो? हाँ, तो एक फेस होता है, एक मास्क होता है, यानी एक मास्क के पीछे हज़ारों भी चेहरे हैं हाँ, बिल्कुल। और एक चेहरे के पीछे हज़ारों मास्क भी हम हाँ, लगा हाँ, सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि आप अपने हस्बैंड के लिए और बैसाखी, आपकी बच्चे के लिए आप एक और बैसाखी, आपके माता के लिए आप एक और बैसाखी है, हाँ, एज़ वेल एज़ तो वो एक आपके पास भगवान ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आप एक ही बंदी को या एक ही आपके स्टूडेंट्स को कितनी और से आप उसको भाँप रहे हो। यानी आप उसको जान रहे हो, तो मैडम वो तो जो स्टेज है, वो तो एक टीचर और स्टूडेंट्स का तो रहेगा नहीं। हाँ, वो तो शायद गुरु कि गुरु इसलिए वो भगवान से भी मैं तो बड़ा गुरु को मानता हूँ, जो आपके अंदर वो समझता है, वो चीज़ बाहर लाता है और वो आपको समाज में एक जगह देता है। जैसे आपने बताया कि वो जो एक लड़की है, जिसके लिए सारे दरवाज़े बंद है, हाँ, पर आप ही तो उसको डोर दे रहे हो। आप ही तो उसने ही खुद का डोर खोल दिया एक फाइन आर्ट्स में आके और आपको जैसा एक उसको एक मेंटर मिलता है, तो उसका डोर खुला या नहीं खुला? अ, नहीं खुला ऑब्वियसली सामाजिक परिस्थितियों की वजह से वो पेंटिंग तक ही सीमित रह गया। उसका डोर आगे कभी खुला नहीं, पेंटिंग में ही खोल पाई वो डोर। पर उस लेवल तक पहुँचाना मेरा जब उस ले हम डिपार्टमेंट में उसको मैं ट्यूबलाइट जलना बोलती हूँ। अच्छा, वो ट्यूबलाइट का वो स्पार्क होता है ना, वो सब फड़कता रहता है, फिर जब वो गर्म होता है तो पूरा ट्यूबलाइट जलता है। तो हमारे बच्चों का 3 साल तक वो फड़कता ही रहता है और वो ट्यूबलाइट किसका कब जलेगा उसका कुछ श्योरिटी नहीं होता है। कभी-कभी होता है 4 साल कंप्लीट हो गए ट्यूबलाइट जला ही नहीं उसका। अच्छा। तो ट्यूबलाइट ज इस लड़की का ट्यूबलाइट बहुत देर से जला। पर जब जला तब वो समझ गई कि वो क्या है और क्या करना चाहती है। मुझे खाली मेरा काम वहीं तक का होता है। वो अच्छा, बच्चे को रियलाइज़ कराना कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो मैम आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है कि तुम क्या हो और तुम क्या चाहते हो? लोग मैडम मर जाते हैं, 10-15 जन्म हो जाते हैं, 10 पता नहीं हज़ारों जन्म हो जाते हैं, उनका गब कभी आता ही नहीं है। आपको पता है एक भव करके एक थियरी है, तो भव में ऐसा है कि मैम जैन शास्त्र में ऐसा कहा गया है, ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है? तो ऐसा मेरे पढ़ने में आया कि जब आपको पता चलता है, आपको लाइफ के बारे में, आप अपने बारे में जानते हो, जब से उसके अंदर नॉलेज आना स्टार्ट होता है, तब से उसका भव चालू होता है। यानी उसका पहला भव, उसका दूसरा भव, हाँ, उसका तीसरा, तो उस तरीके से उसमें भव को दिखाया। उसके पहले वो उसमें भी कहा है कि उसके पहले हज़ारों बार वो जन्मे होंगे, है ना? क्योंकि रिबॉर्न थियरी पे अपन चलते हाँ, हैं ना, हाँ, रीबर्थ थियरी बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब तक आपको पता नहीं चलता है, तब तक आप बस क्या पैदा हुए, क्या चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिस भव के अंदर, जिस जन्म में आपको पता चलता है कि आपके अंदर कुछ एनलाइटमेंट होता है, यानी आपको कोई या तो फिर आपको कोई गुरु के माध्यम से जगाए या आप खुद ही जाग जाए, तब से आपका भव स्टार्ट होता है। ओके। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप अगर किसी को बता रहे हो, आप एक गुरु के पद पे हो, वो एक अलग सी बात है। वो एक शिष्टाचार हो गया कि आप किसी को पैर नहीं छूने देते। बट वो जो स्तर है, वो तो वो ही रहा ना कि आप उसका एक भव पैदा करा रहे हो। यानी जो जो एक माँ है, वो सिर्फ़ एक पृथ्वी पे उसका एक फिज़िकल लाती है। बट आपको भगवान एक ऐसा चांस दिया है, जो उसको आप भव में इंट्रोड्यूस करें क्योंकि उसके आप अंदर एक एनलाइटमेंट रख रहे हो कि तुम कौन हो? तो मैम आपको कैसा लगता है ऐसी माँ बनने का अवसर जब आपको भगवान देता है तो? अगर भव वर्ड की बात करूँ तो शायद मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरुओं ने भी मुझे मुझसे रिलेट कराया है। बचपन से ही जब से मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ, मेरे बरोड़ा के टीचर्स, आसाम के गुरु जो जी। अ, आसाम में नीलपवन बरुआ सर थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने मुझे सबसे पहले, तब मैं जानती भी नहीं थी कि टीचर होता क्या है। जी। मैं बहुत यंग थी। उन्होंने मुझे टीचिंग का हॉबी क्लास में 2 घंटा पढ़ाने का उन्होंने काम दिया और मुझे इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ने के लिए देते थे। मुझे बहुत बोर लगता था। अच्छा। ठीक है, कि क्या सर हर दिन मुझे एक और किताब फिनिश करना है। जी। अगले वीक को मुझे उन्हें किताब और वो पूरा चाइल्ड बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, उनको समझते कैसे हैं, ऐसी किताबें मुझे वो अच्छा। तब पढ़ाते थे जब मैं 12th में थी। जी, जी। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे चल के टीचर बनने वाली हूँ, ना उनको पता था। उनको शायद पता था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था। फिर मैं बड़ौदा आई, पढ़ाई खत्म की, वहाँ के टीचर्स ने मुझे ग्रूम किया, मुझे खुद को समझने में हेल्प किया और जब मैं पालनपुर में एज़ अ टीचर आई, मैंने मेरे बच्चों को भी वही करने की कोशिश की कि वो कौन है, उसे वो मैं समझा सकूँ।
और शायद टीचर बनने के 2-3 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, पहले मैंने इसे सिर्फ़ एक नौकरी तरीके से लिया था। फिर मुझे लगा कि आई एम अ गुड टीचर। अच्छा, एलाइनमेंट। हाँ, फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये विषय क्यों पढ़ा है। हुँ, और पालनपुर में आने के 2, 3, 4 साल के बाद शायद मैं यहाँ के बच्चों से धीरे-धीरे जुड़ने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसी काम के लिए शायद मैंने ये विषय पढ़ा है। तो तो जैसे कि मैम आप पालमपुर की बात कर रहे हैं, तो ये जो पालमपुर जो सिटी है, वो बॉर्डर से सटा हुआ सिटी वैसे हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर उसकी जो अगर हम देखें मीन्स जो साइकोलॉजिकल फील्ड्स अगर हम लोग देखें तो क्या लगा मैम आपको पालमपुर में आके कि क्योंकि एक मेट्रो शहर है, आप जैसे बंगाल से आए, तो वहाँ हाँ, पे तो पूरा कल्चरल हेरिटेज ही हाँ, वो अलग है। हाँ, है ना? हाँ, तो एक कल्चरल हेरिटेज सिटी में से निकल के बड़ौदा जैसी एक कल्चरल हाँ, हेरिटेज हाँ, जहाँ पे हाँ, आर्ट्स की बातें होती हैं हाँ, हाँ, और एक ऐसी सिटी में आना, जहाँ पे लोग इतना नि है, यहाँ पे भी यानी पालमपुर में भी बहुत से लोग हाँ, हैं, हाँ, बट हाँ, उतना माहौल नहीं जो नहीं, बंगाल में है। नहीं। तो फिर एक सूखे प्रदेश में आके आपको क्या महसूस हुआ? वही मैंने बोला कि पहले 2-3 साल मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि कैसे मैं हैंडल करूँगी इन बच्चों को जिन्हें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता है। और इतना बड़ा हमारा इतिहास है। इतिहास खाली हिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं, आर्ट हिस्ट्री इतना बड़ा जी। आर्ट हिस्ट्री का सेक्शन है। इन बच्चों को कुछ नहीं पता है कि इंडिया के कौन से साइड पे पाकिस्तान आता है, उन्हें वो भी नहीं पता है। यहाँ के मुझे तब ऐसे क्या बच्चे बात मिले कर थे। रहे हाँ, हैं? पाकिस्तान का वो इंटरनेट वाला जमाना नहीं था। अच्छा, हाँ, जब ठीक आप आए है, तब नहीं हाँ, था। हाँ, तब नहीं था। ठीक है, 2009-10 की बात कर रही हूँ। जी। अगर मैं मैप अगर रफली ड्रॉ कर दूँ और उनको बोलूँ कि पाकिस्तान कहाँ है, उसमें भी बच्चे वो नहीं थे और इनको मुझे आर्ट हिस्ट्री पढ़ाना था। आर्ट का पूरा संस्कृति उनको समझाना था। जी। मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती हो गया। एक तो लैंग्वेज बैरियर था बात ही मेरे क्या लिए। करें? शुरू कहाँ से करूँ मैं शुरू इसमें? कहाँ से करें? तो यानी वही बात हुई ना मैडम सफ़ेद कैनवास आ गया आपके सामने हाँ, पूरा। बिल्कुल, मेरे बच्चे मेरे लिए स सफ़ेद कैनवास जैसे कैनवास ही पे। थे। और इनको हिस्ट्री पढ़ाना पहले सिलेबस पहले फर्स्ट 2 इयर्स मेरे लिए सिलेबस इम्पोर्टेंट था, उसके बाद सिलेबस मैंने छोड़ दिया। अच्छा। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया इन बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये किस बड़े रिच हेरिटेज को बिलॉन्ग करते हैं, ये जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने पढ़ाई उनको उस हिसाब से कराना शुरू किया। कुछ ऐसे विषय भी थे जब वो कोर्सेज़ सिलेबस में नहीं आता था, जैसे हमारे इंडियन आर्ट में ट्राइबल आर्ट है, फ़ोक आर्ट है, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था उस समय। अभी एनईपी के अंतर्गत उसको रखा गया है, पर उस समय नहीं था, तो भी मैं बच्चों से वो काम करवाती थी, ताकि उनको पता लगे कि ऐसे-ऐसे वैसे भी कलाएँ हैं। जैसे कि हेरिटेज जो आप बात कर रहे हैं मैम, कि आप उनको हेरिटेज आपको उनको मीन्स पढ़ाना पड़ा। तो जो लोगों को ये नहीं पता था, हेरिटेज के बारे में नहीं पता, तो फिर जो मॉडर्न आर्ट तो वो तो ईज़िली तरीके से मीन्स वो तो समझते होंगे ना, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट्स जो है, वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने आप को पेश किया है। तो मान लो कि चलो उनको इंडियन हेरिटेज का नहीं पता होगा, बट वेस्टर्न और मॉडर्न पेंटिंग तो वो तो हर जगह पे देखते आए होंगे ना इतने सालों में। मॉडर्न पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न पेंटिंग को लेकर के कॉमन जो एक सोच है वो ये है कि जो पेंटिंग समझ में ना आए वही मॉडर्न है। अच्छा। ये एक कॉमन सा सोच है कि पेंटिंग नहीं समझ में आया तो वो मॉडर्न हो गया। और उसके सामने खड़े होके वाह-वाह करो, बस ये क्या दिख रहा है उसमें डूब जाओ, जिसमें देखना है उसमें कुछ नहीं देखना है और जिसमें नहीं देखना उसमें वो पास खड़ा रहा वहाँ पे और हाँ, सोचो कि क्या है वो आपका बात करे वो मॉडर्न पेंटिंग। बहुत से आर्टिस्ट ये गिमिक यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है अच्छा। कि नहीं करते हैं। पर मॉडर्निज़्म जो है वो अ, मॉडर्निज़्म को आर्ट फील्ड में आए हुए आज 100 साल हो गया है। मॉडर्न आर्ट हम 19वीं शताब्दी के बाद की कला को हम मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। तो आज तो हम 20वीं 21वीं शताब्दी पे चल जी, रहे हैं। जी। सो लाइक मॉडर्निज़्म गए हुए काफ़ी साल हो गया है और मॉडर्न आर्टिस्ट जो काम करके गए हैं उसमें सबसे पहले पाब्लो पिकासो का नाम आता है। जी, और भी कई सारे पाब्लो पिकासो का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो मॉडर्न आर्ट क्यूबिज्म के और एब्स्ट्रक्शन जी, जिसको सीधा डायरेक्टली मॉडर्न आर्ट के साथ जोड़ा जाता है, इसके प्रवर्तक थे, इसलिए पिकासो का नाम आता है। जी। पर एज़ अ टीचर मुझे पता है कि पिकासो कहाँ से मॉडर्निज़्म तक पहुँचे। जैसे कि?
वही वारसा वर्ड यहीं पर यूज होता है। कौन सा? हेरिटेज, हेरिटेज हेरिटेज, का वारसाई, गुजराती में वारसागत। वारसागत। तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो तुम मॉडर्न कैसे बनोगे? ये तो बात ध्यान में नहीं आई। ठीक है? हाँ, नहीं तुम्हें आई। अपना हिस्ट्री पहले पता होना जी, पड़ेगा जी, जी। कि क्या-क्या हो चुका है और क्या-क्या चीज़ें ऐसी है जो जिसे और एम्फसिस मिलना चाहिए जी, और उसको लोगों को एप्रिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए। वो तुमको कहाँ से पता लगेगा जब तुम अपने वारसा से परिचित होगे। जी। तभी और तो आप डिसीज़न ले पाओगे या कुछ हाँ, कर हाँ, पाओगे कि भई क्या परिस्थिति रही होगी और रही कंक्लूड कर होगी। पाओगे आप। हाँ। ठीक है, तो वेस्टर्न आर्ट का वारसा या हेरिटेज और इंडियन आर्ट का हेरिटेज जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का टाइमलाइन अलग है, दोनों के डेवलप होने का समय गाला अलग है और ये बहुत सारे अलग अलग रीजंस पर डिपेंड करता था। जैसे पश्चिम में वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर वन, विश्व युद्ध पहला, जी। दूसरा विश्व युद्ध, वहीं पे इंडिया में था, स्वाधीनता संग्राम का समय गाला था, ब्रिटिश काल था। सो ये सब चीजें आर्ट को प्रभावित करती है। यानी कहीं हम एक मान सकते हैं कि एक ही टाइमलाइन में, एक ही क्रोनोलॉजी में एक जगह थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों को यानी फ्रीडम थी उनके पास और उनको बस उनके जो अपोज़ करना था, जो रिबल्स करना था, तो उनकी सत्ता पे करना था हाँ, और एज़ वेल एज़ इन इंडिया हम एक गुलाम प्रथा में थे। हाँ, यानी हमारी चीज़ें दबाई दी जाती थी हाँ, कि हाँ, तुम तो ये नहीं कर सकते, मारे जाते थे, पीटे जाते थे। वहाँ पे कुछ अलग ट्रीटमेंट थी। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये निकाले कि एक फिर भी आपको तो ऐसा तो लगता है कि इंडियन आर्ट का जो एक तबका रहा है, वो आपको कौन-सा अच्छा तबका रहा है? अच्छा बुरा नहीं जानती हूँ, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, ऐसा मैं क्या? मानती हूँ कि चेंज ही पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा चीज है जो कभी चेंज नहीं होगा। यानी चेंज परिवर्तन आना संसार का नियम है। नियम है। नियम है। सो वो दौर बुरा था, ये दौर अच्छा है, या ये दौर बुरा है, वो दौर अच्छा, इन सब में नहीं पड़ना है, चेंज होना ही है। तो जैसे हम मैम आगे अपन बात कर रहे थे, चेंज तो आर्टिस्ट ही लेके आता है ट्रेंड्स। जैसे वो उसने मॉडर्न लिया, आपको लगता है कि पिकासो। जैसा कि पिकासो ना, हाँ। पिकासो की एक पेंटिंग थी अफ्रीकन वेस्टर्न करके कुछ जो एक बार मैंने आपसे बात की थी तब निकली थी। क्या थी वो? एक अफ्रीकन मास्क के ऊपर। मास्क मास्क के हाँ, ऊपर हाँ, हाँ, वो। हाँ। पिकासो जब एक्चुअली पिकासो विश्व युद्ध के दरमियान के आर्टिस्ट है। जी, पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय गाला के आर्टिस्ट है। सो वो विश्व युद्ध के समय जो विध्वंस होता है, वो सब उन्होंने देखा है और वही बार-बार उनकी पेंटिंग्स में रिपीट होके आया और वो जी, एक समय हुआ विश्व युद्ध खत्म हो गया और वो दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे कि बहुत हो गया नाउ, मुझे कुछ और देखना है, बहुत विध्वंस देख लिया, डिस्ट्रॉयमेंट, वो सब समय गाला धीरे-धीरे ठंडा हो रहा था और उन्हें अफ्रीकन मास्क, अफ्रीका गए थे वो घूमने के लिए और अफ्रीकन मास्क देख के वो बहुत प्रभावित हुए कि इंसान का एक ही चेहरा, ये नेटिव लोग जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, जो कभी दुनिया नहीं देखी है, वो लोग एक ही इंसान के चेहरे को इतनी बार इतने अलग अलग तरीके से दिखा रहे विदाउट नोइंग कि ये आर्ट है। उनको पता नहीं है, वो उनके सांस्कृतिक उसमें आता है, वो उनके समाज के अंदर की चीज है। वो मास्क बनाते हैं, उनके अलग अलग उत्सवों में उन मास्क का उपयोग करते हैं, नाचते गाते हैं और पिकासो ने उन मास्क को अपने वर्जन्स में यूज करके बाहर की दुनिया को दिखाया। दिखाया। ये तभी हुआ जब वो क्यूरियस होके वो घूमने निकला। ये वारसा दुनिया का, यहाँ पे वारसा व्यक्तिगत नहीं है, जी, यहाँ पे वारसा जो है, हेरिटेज जो है, एज अ होल देखा जाता है। ऐसे होल देखा मेरे जाता बच्चों को भी जो उनका वारसा मैं बताती हूँ, ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिनेरियो या उसके हिसाब से नहीं होता है। वो प्री हिस्टोरिक से लेकर के अभी तक का पूरा बताना पड़ता है। है। अच्छा, उसमें कोई भी साम्राज्य किसी का भी हो, मौर्य हो, गुप्त काल हो, ब्रिटिशर्स हो, मुगल हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उनको बताना है कि यहाँ तक जो आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई कहाँ से चेंज होते हुए यहाँ तक आई है। आएगी। तो मैम इतना सारा इतिहास पढ़ना, सुनना, बताना बोरिंग नहीं लगता आपको कई बार? स्टोरी है, स्टोरी है यानी इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है कि अच्छा, इस सदी में ये हुआ या इस दिन को विश्व युद्ध हुआ, नहीं। हमारे एज एन आर्टिस्ट उसका इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स, हुँ, एट दैट पॉइंट का इफेक्ट और उसके बाद का चलने वाला एक विश्व युद्ध भले 1 महीना हो रहा हो, पर वो जो इफेक्ट होता है ना, उस वक़्त जो लड़ रहे हैं उनका नहीं, जो जी रहे हैं उस समय दरमियान, उनका और आफ्टर इफेक्ट जो आने वाले 20 सालों पर उस युद्ध का पड़ता है, वो होता है कला। तो मैम जो हेरिटेज आर्ट जो है हुँ, और एक वेस्टर्न आर्ट हो गया, हुँ, तो
मैं ये मानता हूँ कि जैसा जो जिस एनवायरनमेंट में होगा उसका तो वही असर होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। तो वेस्टर्न की जो फ़िलॉसफ़ी है, तो वेस्टर्न जो आर्ट है, समझो कि एक भारतीय बंदा उसको देख रहा है और जैसे कि आप हम बात कर रहे हैं गुजरात का कोई बंदा देख रहा है, तो वो उसके बारे में क्या इन्फ्लुएंस होता है और जब वो एक इंडियन हेरिटेज हाँ, आप कोई सा भी एक एग्ज़ाम्पल मुझे हाँ, दीजिए, हाँ। कौन-सा अपन लें? अगर वो ट्रेडिशनल चीज़ों को अगर समझना चाहता है तो फ़ोक आर्ट है, वारली है। पिथौरा ले लेते हैं, चलिए। है ना? हाँ, पिथौरा की स्टोरी बहुत अच्छी है, हाँ, जैसे हाँ। आप पहले मुझे पिथौरा के बारे में बताइए, पिथौरा आर्ट एक्चुअली फ़ोक आर्ट में आएगा। फ़ोक आर्ट में आएगा। फ़ोक आर्ट में आएगा। ट्राइबल आर्ट और फ़ोक आर्ट 2 अलग-अलग डिफरेंस है। वारली आर्ट ट्राइबल आर्ट में आएगा। पिथौरा वहीं पे एक्चुअली वो आधा फ़ोक है, आधा ट्राइबल है। जी। बीच में कहीं पे आता है पर पिथौरा। उसमें एक स्टोरी है ना, कुछ देव होते हैं, उसमें हाँ, ऐसा हाँ, होता है हाँ। 12 घोड़े मीन्स हाँ, ऐसा है हाँ, ना? हाँ, हाँ। और एक पूरी स्टोरी के यानी जिसके घर पे भी वो कुछ मन्नत माँगनी हो, क्या मैम आप हाँ, मुझे हाँ, अच्छे हाँ। से बता पाओगे आप? हाँ, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी-बड़ी अभी प्रॉब्लम्स कंट्रोवर्सीज़ भी है कि पिथौरा पेंटिंग की जाती थी दीवारों पर एक पर्टिकुलर सोच को रख के, धार्मिक सोच को, धार्मिक सोच। एक एक समूह का, एक कम्युनिटी का, एक ट्राइब का। पर आज के मॉडर्न बच्चे वो उसी फॉर्म को लेकर के पेंट कर रहे हैं, बिना ये समझे कि क्या है? उसका रिलेशन क्या है। क्या है? सो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हेरिटेज पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आदिवासियों में तो जो वहाँ हाँ, का जो हाँ। तबका है एमपी, गुजरात से जो सटके हैं, वहाँ पे उनको बहुत देव माने जाते हाँ, हैं और बिल्कुल। बोलते हैं कि आप भई उसको खाली विज़ुअल एक हाँ, फ़ॉर्म लेके उसको कलर भर के कैनवास पे दौड़ दोगे तो सही नहीं है वो चीज़। हाँ। तुम्हें उसका पूरा वो पता होना चाहिए। हाँ, वो कुछ होता है ना 12 घोड़े हाँ, होते हैं, हाँ। अगर ये मानता है तो 12 घोड़े, दूसरी कोई मन्नत हो तो 9 घोड़े हाँ, हाँ। और उसको अपने घर में वो बनाना तो फिर भजन मंडली रखते हैं। हाँ, हाँ। और आज वही आटे वो कहीं के किसी के घर में कोने में वो कैनवास पे कैनवास पे दौड़ देते हैं और फिर वो ऐसा होता है तो उनको लगता है लाइक इंसल्टिंग, हाँ, इंसल्ट लगता है। इंसल्ट। उस कम्युनिटी के लोगों को हाँ, ये इंसल्ट लगता है। तो यानी सबको मेरा तो आप पर ये ये भी सच है कि वो ऐसे कलाकारों को रोक नहीं सकते नहीं सकते। कि पर ये जो कलाकार जो पेंट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें भी पिथौरा आर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेके, लेके कोशिश करके उस चीज़ को उस तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहिए। बिना ज्ञान के साथ अगर आप कुछ भी करते हो, तो वो सुंदर हो सकता है पर बस सुंदर ही है, उससे ज़्यादा और कुछ तो नहीं मैडम है। सुंदरता क्या है फिर? और ये तो बहुत एक कॉमन सा डायलॉग है, सुंदरता જોનારનું આંખમાં છે, सॉरी हाँ फॉर द चुनार बैड गुजराती। अरे कोई बात नहीं, गुजराती आई लव गुजराती। आई एम प्राउड टू जिसको बी गुजराती। जिसकी आँखों से जिसको जो दिखे वो उसके लिए सुंदर है। अच्छा, सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। अ, वो तो पता नहीं सोशल मीडिया और इस तरीके के अलग-अलग जगहों से हमको फ़ीड किया जाता है। हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि गोरे लोग सुंदर है, लंबे लोग सुंदर है, पतले लोग सुंदर हैं या वेस्टर्न लोग ज़्यादा सुंदर हैं और इंडियन लोग उनसे कम। ये वेस्टर्नर्स ने भी कोशिश किया है हमारे अंदर डालने की, ये जो आज अच्छा सोच हाँ। अब उसमें उनका क्या रोल मैडम वेस्टर्न का? जब ब्रिटिश राज था, इन्वेस्टर्स जो गोरे लोग थे, सो कॉल्ड गोरे लोग, सो कॉल्ड सो कॉल्ड इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमको इस चीज़ का अंदर हमारे अंदर डाल सके कि हम लोग उससे उनसे पीछे हैं, अच्छा, हम लोग उनसे नीचे हैं, ताकि हम उनसे दबे हुए रहें। अच्छा, ठीक है? जैसे हमारे दिमाग में आपको कोड़े मार के, पनिश करके नीचे रखने से ज़्यादा ईज़ी उन लोगों को लगा कि दिमाग में ही डाल दो कि नीचे है, अच्छा, तो कोड़े मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही दब जाएँगे। ऐसे ही दब यानी जाएँगे। कोई हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत इंफीरियर नहीं कॉम्प्लेक्स है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुसा दो हाँ, अंदर। तो मैडम आपको नहीं लगता आजकल यही तो हो रहा है हमारे साथ, कुछ अलग तरीके से? हिस्ट्री बहुत पुरानी है इस चीज़ की और ये खाली ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया है ऐसा नहीं है, उनके देशों में भी यही सब चीज़ें चल रही है। तो आप इससे बाहर कैसे आए? ये तो हो गया, चलो जो होना था वो हो हाँ, गया। हाँ। अब मान लो अब हम सुंदरता की बात करें। आपके आपके मायने में सुंदरता क्या है? हर चीज़ सुंदर है, हर चीज़। कोई चीज़ बुरी नहीं है। वो प्लास्टिक की बनी हुई कोई चीज़ हो या टूटा हुआ, सूखा हुआ कोई पेड़ हो, मैन मेड हो, हर चीज़ सुंदर है। एक टूटा हुआ कुर्सी हो या छोटी-सी सेफ्टी पिन हो, एसिड से जला हुआ चेहरा हो या मेकअप से लदा हुआ चेहरा हो, हर चीज़ सुंदर है। हम किसी को जज क्यों करें? क्यों जज करें कि ये सुंदर नहीं है और ये सुंदर है? वो हक हमको किसने दिया है?
वो हक नहीं है हमको कि हम बोले कि ये सुंदर नहीं है। जी। हम क्यों अपने आप को उस पोज़ीशन पे रख देते हैं सोचने के लिए? मैम पोजीशन पे तो नहीं रखते हैं मेरे ख्याल में, पर एक कॉमन मैन जो है, मैं एक कॉमन मैन की बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, हर कोई तो मान लो आपकी जैसी सोच नहीं रखता होगा या फिर कोई इतनी डीप थिंकिंग नहीं रखता होगा, तो वो तो जज ही करते हैं ना, यार तू कई बार होता है ना, यार तू मोटा है, या तेरा पेट बाहर है, यार तू उसकी बीवी को बोलते हैं जैसे हाँ, बोलते-बोलते मोस्ट कॉमन तू है। तू मोटी है या तू हाँ, काली है, हाँ, चल यार आजकल देखा ना तो स्किन में जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो एक कॉमन मैन के लिए फिर ये आर्ट क्या रह जाएगा मैम? और कॉमन मैन के लिए सुंदरता क्या है? क्या वो जज करके ही वो आर्ट देखेगा? मेरा कहने का मतलब कॉमन मैन के लिए क्या है आर्ट? सुंदर। खाली सुंदर अगर हम बोले तो ऑटो रिक्शा के पीछे बनने वाले बैनर्स भी सुंदर है, ट्रक के पीछे जो 2 लड़की होती है बोलते मतलब ना हॉर्न प्लीज टाइप के वो बैनर्स भी सुंदर है। वो सब चीज़ें सुंदर ही है। पर मैम मेरे आप जैसे जिस तरीके से बात कर हर चीज़ सुंदर है। हाँ, पर मुझे एक बात समझनी मेरे ख्याल में और मैं चाहूँगा हमारे ये जो दर्शकगण हैं, वो भी समझें कि एक पेंटर आता है, हम लोग देखते हैं, वो एक कैनवास होता है सफ़ेद, एक ब्रश उठाता है, उसपे 2 स्ट्रोक मारता है, करोड़ों में बिक जाता है। 2 स्ट्रोक में क्या हो गया? वो 2 स्ट्रोक मारने के लिए शायद उसने 25 साल का उसका हिस्ट्री है, वो भी देखना पड़ेगा। पर मैं जब देखा मुझे लगा यार 2 स्ट्रोक में है एग्ज़ैक्टली क्या यार? आपको उसको देखने में 5 मिनट लगा है, पर वो 2 स्ट्रोक पे आने में उसको 25, 30, 40 साल लगा होगा। आपके वो साथ कभी आपने ऐसा सोचना हुआ है? कभी बिल्कुल। आपके दिमाग में ऐसा है कि यार ये 2 स्ट्रोक मार के मैं ऐसी पेंटिंग बना तो कुछ नहीं होता है, ये बना तो करोड़ों में बिक हाँ, जाता है? हाँ, इज़ अ रीज़न उसका बहुत बड़े कारण है। क्या? कभी-कभी गिमिक्स भी है, मॉडर्न आर्ट के नाम पे बहुत कुछ इधर-उधर की चीज़ें भी बिकती है, अच्छा, ऐसा नहीं है, पर जैसे हर कि? चीज़ अ, खाली कैनवासेस पे बिकते हैं, आपको पता है? खाली कैनवास, कुछ नहीं दो रहा है। यानी वो तो एक मार्केटिंग का हिस्सा हो गया, हाँ, नॉट अ आर्ट हाँ, बस वो खाली कैनवास खाली किसी बड़े कैनवास। आर्टिस्ट का साइन किया हुआ हो, तो वो भी बिक सकता है। हाँ, वो तो बात है, बड़ा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट। और बड़ा कैसे बना जाता है? अ, बड़ा बनने के लिए टाइम लगता है। अभी किसी बहुत कॉमन से मूवी में अगर अमिताभ बच्चन अगर आके 2 मिनट का कैमियो दे, यानी अगर आप नोन हो, कहने का मतलब आपका ये है अगर आप नोन हो तब बड़े आर्टिस्ट हो। हाँ, पर वो नोन तक पहुँचने के लिए उसका पूरा जर्नी है। आप खाली वो नोन समय का 2 साल, 3 साल नहीं गिन सकते हो। उसका पूरा आपको देखना पड़ेगा, कहाँ से यहाँ तक आया है। वो जानना भी ज़रूरी है, वो समझना भी ज़रूरी है। तो मान लो मैम अमिताभ बच्चन की हर पिक्चर तो अच्छी नहीं होगी ना, हाँ, कहीं पे फ्लॉप भी होगा और हाँ। फ्लॉप पिक्चर ही हिट। पे आर्टिस्टों का भी ऐसा है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि 10 पेंटिंग करोगे ना, 10 भी कम बोला है शायद मैंने आज स्टूडेंट के लेवल के 10 पेंटिंग करोगे उसमें से भी 1 शायद आप दिखाने लायक बनता है। अच्छा, सो अगर आप 1 बना के सोचोगे कि मैं मास्टर हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो आ गया तो अब खत्म हो गया। आपको जिस दिन लगा कि मुझे पेंटिंग करना आ गया, उस दिन आप पूरे हो गए। तो मैम जैसे कि अपन अपन बात कर रहे थे ये, तो जिस काल में इंडियन हेरिटेज में अगर हम शिल्प कला को ले, हाँ, तो जैसे सोशल रिफॉर्म भी इसमें आ जाता है कि हाँ। वहाँ पे जो हम खास करके यहाँ पे जो ध्यान जाता है, तो किस-किस जगहों के इंडियन हेरिटेज पे आपका यानी लोगों का ध्यान जाता है या फिर आप लोग ध्यान दौड़ते हो, आप वारसागत में जो आप अ, जैसे कि आप मानते हो कि हिस्ट्री में अगर हम आपको बताना हेरिटेज पे, तो कौन सी वो चीज़ें आती हैं? हेरिटेज मौर्य काल से हम मानते हैं कि हड़प्पा से, हड़प्पा इंडियन से। हेरिटेज हड़प्पा से शुरू होता है। अच्छा, हड़प्पा के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग है, बहुत ऐसे छोटे-छोटे अलग-अलग इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है और हिस्ट्री और आर्ट का या साम्राज्य और आर्ट का हमेशा से सोसाइटी आर्ट, साम्राज्य और आर्ट, शासक को जो कला पसंद है, जो कला पसंद है, वही शासक दिखानी है। जिस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उस स कला को हमेशा से प्रोत्साहन मिला है। यार मैम ये तो ना बहुत मुझे तो मेरे दिमाग के आउट ऑफ द थिंक वाली बात है। मुझे तो कई बार ये नहीं पता चलता धर्म शासक को लेके आता है, शासक धर्म को लेके आता है। और इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल चीज़ सो लेट इट बी पर ये तो बात हुई कि जो शासक को जो धर्म पसंद आया, हाँ, उसने उस तरीके की उसने इसको पेंटिंग फ़ॉलो करवाई। करता है, हाँ, जिस तो धर्म जैसे अपन
खजुराहो की बात करें, हाँ, तो जब खजुराहो की बात करते हैं, तो मैडम लोगों की जो आम तौर है, चाहे तो उसमें है तो एक भगवान के अंदर जो है उसका एक हाँ, मंदिर है, बट भगवान के मंदिर के ऊपर भी जो चीज़ है वो सेक्सुअल कामासूत्र के उन लोगों ने हाँ, शिल्प हाँ, की है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे तो उसमें तो कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं लगता है, बट लोगों को लगता है अरे यार इसमें कामासूत्र की ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें लगा दी, ये लगा दिए। तो एज़ ए हेरिटेज अगर आपको पढ़ाना हो, तो क्या आप उसको समझ के यानी वो शासक के मन में क्या होगा? शासक तो नहीं, फिलॉसफी बहुत बड़ी है उस मंदिर की। अच्छा, आप अगर मंदिर के अंदर गए हो तो अंदर कोई शिल्प नहीं है सिवाय गर्भगृह के, वही तो, ठीक है? बाहर इतनी सारी चीज़ें। हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसा बोल सकते कि हमसे कई गुना ज्यादा मॉडर्न थे। आज हम लिमिट में सोचते हैं। हमारे पूर्वज, जिसको हम आज सांस्कृतिक वारसा बोल के या कल्चरल हेरिटेज बोल के, दे वर मच मोर मॉडर्न। हमसे कई गुना ज्यादा वो लोग आगे की सोचते थे, प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने वो मंदिर, जहां तक पता है, मंदिरों के बाहर इस तरीके के इरोटिक स्कल्पचर्स इसलिए बनाए थे कि जो देखने वाला आए, इंसान के अंदर दो, जो बोलते हैं अर्ज, अर्ज, दो सबसे ज्यादा उसके ऊपर हावी रहता है। एक है भूख, भूख, खाने का, खाने और की, दूसरा है सेक्स। सेक्स, ठीक है, ये दो चीज है नेचुरल, जो नेचुरल। उसके ऊपर हावी रहता है। अब मंदिर में जब जाए, मंदिर में जब घुसो, आपका मन इन सभी अर्जेस से बाहर रहे और आप भगवान के साथ सीधा रिलेशन बना सको, इसके लिए स्कल्पचर्स मंदिर के बाहर बनाई गई थी कि देखने वाला बाहर जितना मन करे देख ले, जी भर के देख ले। समझ रहे हो? उसके मन में जितने विकार आ सकते हैं, सब तरीके के स्कल्पचर्स बनाए हुए। सोच लो, देख लो, फील कर लो। पर जब मंदिर के अंदर आओ, उन सबको बाहर छोड़ के आना। वो बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर नहीं। तो जब आप गर्भगृह में भगवान के साथ आप रिलेशन करो, तो वो खाली वो हो और आप हो। और ऐसे भी हिंदू धर्म में भगवान और भक्त का रिलेशन जो है पर्सनल है, अच्छा, बिल्कुल पर्सनल है। तभी गर्भगृह में मूर्ति और जो भक्त होता है, अभी तो बहुत सारे मंदिरों में पूजा करने वाले भी रहते हैं, पर पुराने जमाने के मंदिर उसी हिसाब, गर्भगृह का साइज बहुत छोटा होता है छोटा अगर होता आप था। गए, हाँ, 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 छोटा होता है। ठीक है? और जब एक भक्त अंदर बैठता है, तो दूसरा भक्त बाहर रहता है मंडप में। मंडप, वो जिसे हम, रंग मंडप बोलते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ बैठने का उसका प्रोविज़न है कि ताकि एक पूरा करे तो फिर आप अंदर जाओ। यानी पर्सनल इंट्रोगेशन कर लो हाँ, भगवान के भगवान और साथ। भक्त पर्सनल रिलेशन है, और जब भगवान के पास जाओ, तो विकार जो है वो सब बाहर बाहर छोड़ छोड़ के आओ के और तुम जाओ। सफेद कैनवास बन ये के आओ फिलॉसफी था। और तुम मेरे पास आओ तो सफेद हाँ, कैनवास बन के आओ जिससे मैं तुम्हारे अंदर वो रंग भर हाँ, पाऊँ जो मैं चाहूँ। ठीक है? इस चलो हिसाब बाकी से ये मंदिर बनवाए गए थे। तो जैसे कि अभी तो हम देख रहे हैं कि भगवान के पास मिलने जाते हो, तो हम तो पूरी दुनिया लेके अंदर जाते हैं मैम। एक मोबाइल होता है हमारे पास और मोबाइल से हम भगवान के साथ फ़ोटो खींचते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, है ना? और उसके कारण मैडम हम ये भी देख रहे हैं कि आप जैसे कोई भी अच्छी जगह पे चले जाओ, है ना? तो वहाँ पे लोग मोबाइल वाले आ जाएँगे या व्लॉगिंग वाले आ जाएँगे, तो वो लोग एन्जॉय शायद कम कर रहे होंगे और फ़ोटो में मशगूल हो गए। तो एक एज़ एन आर्टिस्ट आप भी यही करते एक फ़ोटो लेते हैं और बस फिर घर पे हाँ, लाके हाँ। पेंटिंग करते हो या फिर आप उस चीज़ को महसूस करते हैं फिर पेंटिंग करते हैं? यानी मैं आपको दोबारा मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके एक फ़ोटो खींच के फिर आप एक आर्टिस्ट वो ड्रॉ करता है या फिर वो खुद जाता है, वो महसूस करता है वो फीलिंग और फिर वो ड्रॉ करता है? एक बार महसूस होना शुरू हो गया तो फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत जो लोग आर्ट फ़ील्ड में हैं, वो लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्चों को मुझे इसीलिए रोकना पड़ता है। अब सेकंड ईयर तक मैं उनको, ठीक है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर फिर भी चलो ठीक है, आपको कोई सीन अच्छा लगा, अपनी खींची हुई फ़ोटोग्राफ़ी में से आप पेंटिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप मुझे वो फ़ोटो दिखा रहे हो। फ़ोटो दिखाना पड़ेगा, अगर सही लगा तो कॉपी कर सकते हो। हुँ, हुँ। पर उनको उस चीज़ में से मुझे निकालना भी पड़ता है, जैसे-जैसे वो लोग सीनियर होते जाते हैं, कि आर्ट ये नहीं है कि कुछ देखा और उसको रिकॉर्ड किया और उसको पेंट किया। उसके लिए तो अभी इसी फ़ोटो का प्रिंट आउट निकाल दें, तो क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल में से फ़ोटो देख के आपने हाँ, पेंट कोई किया, नहीं। उसकी जगह पे आप प्रिंट आउट कर दो, कैनवास पे प्रिंट आउट कर दो। प्रिंट आउट तो आजकल किसी भी उसमें हो जाता है। हाँ, तो फिर आर्ट क्या है? वही उनको सिखाना पड़ता है कि अब जो सीन तुमको अच्छा लगा, उसमें तुम्हें फ़ील क्या हुआ? अच्छा, अब वो फीलिंग्स डालनी है तुम्हें, और वो तुम इमेज देख के कभी नहीं कर सकते। अभी अभी
जस्ट एक एग्जांपल है, लोग घूमने निकलते हैं या फिर मेरे एग्जीबिशंस की बात कर लूं, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए पेंटिंग, और पेंटिंग देखने के बजाय उसकी पिक्स लेते हैं। फिक्स। हाँ, ठीक है, शायद रील पे चढ़ाना होगा, इंस्टा पे चढ़ाना, मुझे नहीं पता है कि किस लिए करते हैं। पर जो लोग पेंटिंग्स की पिक ले रहे हैं, वो कभी उस पेंटिंग को एन्जॉय नहीं कर रहे, क्योंकि घर पे जाके वो फ़ोन खोल के वो पेंटिंग कभी नहीं देखने वाले हैं, और लाइव आपको पेंटिंग देखने का, उसके उसके टेक्सचर्स को फ़ील करने का जो मौका मिलता है, वो मोबाइल फ़ोन आपको कभी दे ही नहीं सकता है। एक 5 बाय 6 का पेंटिंग आपको जो फ़ील करा सकता है, वो एक छोटा-सा स्क्रीन आपको कैसे फ़ील कराएगा? आप ज़ूम करके देखोगे, ज़ूम कर रहे हो मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो रहा है, आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो, एज़ अ होल तो नहीं दिख रहा है। वही चीज़ टूरिस्ट, पर्सनली मेरा ये मानना है कि आप घूमने गए हो, तो उस जगह के जो ख़ासियत है उसको फ़ील करो। ठंडी हवा है, सूखापन है, स्मेल है लोकल कोई भी, हाँ। उसको फ़ील करो। वो आपके फ़ोटोग्राफ में कभी कैप्चर नहीं होगा। जी। मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोग्राफ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप ग्रुप में गए हो, फैमिली के साथ गए हो, वो फ़ोटो अलग चीज़ है, वो यादगिरी है। पर आप प्रकृति को कभी कैप्चर नहीं कर सकते हो इतने छोटे से स्क्रीन पे। चाँद की खूबसूरती भी लोग अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के, पूरा जो पूर्णिमा होता है उसको वो नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल। उसके बजाय 2 मिनट खाली उसके साथ टाइम गुज़ारो, चाँद को देखो खाली 2 मिनट। जो आपको मिलेगा उस फ़ोटो को बाद में आप कितनी बार भी देखो, वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। मुझे लगता है मैडम शायद इसीलिए आजकल जो लोगों की जो भावनाएँ जो है, यानी जो उनकी जो फीलिंग्स है वो कम होती जा रही है। क्योंकि वो हर चीज़ को फिर एक इमेज की तरह ही लेता है, ना उसको वो फ़ील कर पाता है और बस एक होड़ में रहता है, मुझे यहाँ पे फ़ोटो ले लेना है, मुझे यहाँ पे फ़ोटो ले लेना है और वही चीज़ एक उसकी एक वास्तविक जीवन में उसको दिखाई देती है। आपको लगता है मैडम जो आर्ट है, आर्ट के थ्रू लोग अपने आप को हील भी कर पाएँगे? आर्टिस्ट के लिए तो आर्ट हीलिंग प्रोसेस ही है। जब वो पेंटिंग करता है, उस पेंटिंग के साथ वो जीता है, उस समय के इमोशंस को डालता है। तो एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो हीलिंग प्रोसेस से कम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको बड़े किसी का, तो एडवर्ड मंक है, मुझे अभी उन्हीं का नाम पता नहीं क्यों याद आ रहा है, स्क्रीम है उनकी पेंटिंग। ओके। उसमें एक फिगर है, इंसान जैसा दिखता नहीं है वो, और स्केलेटन जैसे खाली चेहरा है, और वो चीख रहा है। वो चीख आपको, आप पेंटिंग के साथ, आप शायद मोबाइल पे आपको वो चीज़ फ़ील नहीं आए, जी। ठीक है? उसके लिए पेंटिंग देखना भी ज़रूरी है, पर फिर भी अगर आपको रेफ़रेंस लेना हो तो मोबाइल पे आप वो देख सकते हो। आपको पूरी पेंटिंग में, पूरी इमेज में उसकी चीख सुनाई देती है, पर वो चीख सुनने के लिए आपको थोड़ा उसके साथ टाइम गुज़ारना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको अपने साथ थोड़ा-सा समय गुज़ारना चाहिए हर इंसान को। जैसे ही आप वो 2 मिनट या 3 मिनट अपने आप को देते हो किसी चीज़ के साथ रिलेट करने के लिए, वो मेडिटेशन से कम नहीं है। आर्टिस्ट तो मेडिटेट करता ही है, पर देखने वाला भी 2-3 मिनट का मेडिटेशन हो जाता है। पर अगर आप फ़ोटो ले रहे हो, तो वो समय कभी आपको नहीं। मिलेगा नहीं। तो मैम जैसे कि कॉमन एक इंसान है, तो जैसे हमने बात की कि मंदिर में जाता है, भगवान के सामने बैठता है, पर वो जब शिवलिंग को देखता है या फिर किसी मूर्ति को तो उसके पीछे वो क्रिया में पड़ जाता है। जैसे उसको छूना ही छूना है या उसके ऊपर वो रगड़ना है, यानी चोखे डालना है, ये करना है, उसको ऐसे करना है। फिर वो एक शिवलिंग जो है उस पे ध्यान कर सकता है। उसकी जो बाहर का जो स्कल्पचर है, उसको देख के अपने आप को भगवान से वो मिल सकता है। आपको क्या लगता है यानी भगवान से मिलना यानी अपने आप में खो जाना? क्योंकि अब हम तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि हम में ही भगवान है। आपका ऐसा कोई अनुभव है कि आप जाते हो और बस स्वयं के अलावा और कोई नहीं? अभी तो इतना समय नहीं मिलता है, सो शायद अ, यंग एज में बहुत किया है मैंने ऐसा। अच्छा। जब किसी भी मंदिर में घुस जाती थी, जी। और वो ऐसा नहीं है, अवेलेबल जो भी मंदिर होता था, जाके मैं चुपचाप बैठ जाती थी, और इसी वजह से बहुत सारे मंदिरों के पुरोहित मुझे पहचानते भी थे, और मुझे वहाँ बैठना वो लोग अलाउ करते। मैं खाली बैठती थी, अच्छा। नथिंग, अर्धो कलाक, 1 कलाक बैठ गए। फिर मैं वृद्धाश्रमों में भी जाके समय बिताती थी, अच्छा। उम्र एज्ड वाले लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता था।
जी, और अभी के समय में शायद बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना हमेशा से था, पर मेडिटेशन अभी बुक्स पढ़ना है और शायद मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ समय बिताना, ये भी मेरे लिए एक तरीके का मेडिटेशन ही है। तो एक एक कॉमन जो इंसान है वो आर्ट को कैसे मेडिटेट कर पाएगा? आर्ट के साथ मीन्स समझ लो कि कोई एक बंदा आया उसको समझो कि जैसे उसकी कुछ एनर्जीज़ अलग है ना? तो एनर्जी वाले अगर बंदे को मैं कहूँगा हाई एनर्जी वाले को भाई तू बैठ जा, तू ध्यान कर, वो तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए तो एक मतलब उसको कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी चाहिए। मेरे फॉर्म में तो यही है कि आप कोई भी क्रिएटिविटी लगाओ, आप कोई भी चीज़ अच्छे से करो दैट इज़ अ मेडिटेशन। मेडिटेशन, हाँ, हाँ। तो आपको लगता है मैडम कि आर्ट जो है, जो एक अपनी जो फाइन आर्ट्स जो है, वो इंसान को इंसान बनाने में कहीं न कहीं हेल्प करती है? हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट और आर्ट को समझने वाले लोगों में सेंसिटिवनेस और एम्पैथी शायद दूसरों से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो समय देते हैं, करने के लिए और चीज़ों को देखने के लिए। यानी आपका ये कहना है कि वो जो आर्टिस्ट जो है उसके पास सिम्पैथी, एम्पैथी और फीलिंग्स हाँ, और सेंसिटिविटी हाँ, और लोगों से ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। तो मैडम आर्टिस्ट बाय बॉर्न होता है या कोई भी एक बंदा होता है अगर उसको ग्रूमिंग करे तो वो भी एक आर्टिस्ट और आर्टिस्ट टाइप की फिलॉसफी वो अपने जीवन में ला सकता है? हर बच्चा जो मैंने आपको बोला सेंसिटिविटी और एम्पैथी के साथ बड़ा हो मतलब पैदा होता है। यानी हर कोई यानी 140 हर करोड़ की कोई, जनता हाँ, है हाँ, हमारे इंडिया में तो 140 करोड़ सब में है। हाँ। कुछ एक साइकोपैथ्स को छोड़ कर के सही है, बाकी सब सही है। एम्पैथी, सेंसिटिवनेस के साथ पैदा होता है। डांस, स्विमिंग ये सब सहजात प्रवृत्तियों में माना जाता है। माना जाता है। जी, वो उसके साथ पैदा होता है पर कहीं न कहीं बड़े होते-होते ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। कम हो जाती सोसाइटी इसके लिए ज़िम्मेदार है, पेरेंट्स ज़िम्मेदार है, मीडिया ज़िम्मेदार है, उसमें हम लोग बात नहीं करते पर ये हो रहा है। है। इंसान आई थिंक वो खुद ज़िम्मेदार है। उसके पास बहुत सारे रास्ते कहीं से भी रास्ते झोली उठा नहीं, निकल पड़ता है। बच्चे जो है ना 10, 11, 12 की उम्र तक हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि गीली मिट्टी होते हैं। आप उसको जैसे शेप में फॉर्म करोगे, वो वैसा ही तैयार होता है। उसके बाद वो सूखना शुरू होता है और उसके बाद पकना शुरू होता है। एक बार सूखते वक़्त अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो वो टूट जाएगा और पक गया, उसके बाद भी आप उसको उसको मारना पड़ेगा, अदरवाइज़ और कोई चारा नहीं रहता है। आपको सूखे हुए मिट्टी से वापस आप रीमॉडलिंग कर सकते हो, वापस पानी डाल के, और एक बार पक गया तो उसको आप रीमॉडलिंग नहीं आप कर उसको सकते। ट्रेन नहीं कर पाओगे। नहीं कर वही जो सकते। समय चला गया वो हाँ, समझ पर आजकल मैम काफ़ी जो समस्याएँ चल रही है वो भी है। आई थिंक ये मेरा 5वाँ पॉडकास्ट है और उसमें हर पॉडकास्ट में एक चीज़ तो आती ही है और वो यह है पैरेंटिंग्स। वो है जो सोशल एनवायरनमेंट्स पर लोग मैम क्या होते हैं वो लोग सुनने के लिए सुनते हैं बातें। बट जब हम लोग वास्तविक जीवन में हम जब बात करते हैं रियल लाइफ में उन लोगों का ध्यान नहीं रहता। हम कितनी बार हम लोग यहाँ पे ही बैठे बाकी गेस्टों के साथ चर्चा हो चुकी है कि भाई क्यों सिर्फ आप पेरेंटिंग्स में आप ऐसा सोचते हो कि भाई मेरा बच्चा यही हो, मेरा बच्चा यही करे, क्यों एक और डाइवर्स क्यों उसकी लोग उसकी फीलिंग्स क्यों दबाना चाहते हैं? और ये शायद हम वापिस से चर्चा कर रहे हैं तो बात यहीं पे भी निकल के आती है। तो मैं प्रेक्षकों को कहना चाहूँगा हम काफ़ी बार हम शायद आगे भी पॉडकास्ट करेंगे तो हर बार तो ये चीज़ आएगी क्योंकि हमको जो पेरेंटिंग्स मिली है, जिसको जैसी पेरेंटिंग्स मिली होगी, जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिला होगा, तो वैसे ही लोग बाहर निकल के जाएँगे। जैसे मैडम ने हमें बताया कि कुछ ही लोग हैं, कुछ परसेंट 1-2% ही है, जो आर्टिस्ट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो लोग पैदा ही से रिबेलियस होते हैं या फिर भगवान के आशीर्वाद होते हैं, ठीक है? तो अगर हमें लगता है कि हमें हमारा जीवन बेहतर बनाना है, हाँ, और हमें हमारा समाज बेहतर बनाना है, तो हमें पेरेंटिंग्स में तो फेरफार लाना ही पड़ेगा। हमें खुद में चेंज लाना ही पड़ेगा। जैसे मैडम मैं आपसे कहना चाहूँगा, आजकल मर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आजकल सुसाइड्स ज़्यादा हो रहे हैं, हिंसाएँ बढ़ रही है और जहाँ पे भी देखो एक ही चीज़ नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारा पूरा मन तो मोबाइल में लगा हुआ होता है। हम कहाँ हाँ। माँ-बाप को टाइम देते हैं और माँ-बाप के पास भी कहाँ टाइम है जो हमें टाइम दे पाए। तो हम हर लोगों को तो नहीं बोल सकते। आपको लगता है कि ऐसी मूवमेंट हो सकती है आर्ट के थ्रू कि एक हम एक समाज बना पाए, हम उसके थ्रू ऐसी घटनाओं को रोक पाए या उसके प्रति हम लोग अवेयरनेस ला पाए? बहुत ही दुखद परिस्थिति है भारत में कला का।
और शायद क्या बोलूँ, ये समय ही शायद इसके लिए ज़िम्मेदार है कि कला जैसी विषय जो कि लोगों में सेंसिटिवनेस और एम्पैथी बढ़ा सकता है, ये विषयों के कॉलेजेस को एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। और कॉलेजेस बनती भी है तो स्टूडेंट्स को वहाँ तक लाना, स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे विषय पढ़े जा सकते हैं। और बच्चा अगर कहीं न कहीं से इस विषय तक पहुँच भी जाता है तो सोसाइटी, पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि ये विषय आप मत लो। क्यों? वो भी मैं बात करती हूँ, प्राइमरी स्कूल्स में ज़्यादातर समय ये देखा गया है कि इस तरीके के विषयों को सिखाया ही नहीं जाता है। गणित है, दूसरे सब्जेक्ट्स है, वो सब पढ़ाया जाता है, पर इसके अलावा जो दूसरे विषय है जैसे कि म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, योग हो गया या पेंटिंग हो गया, क्राफ्ट हो गया, इन विषयों को एनकरेज नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन विषयों पर टाइम पास करना है। पर ये विषय जो है, उस बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज सब कॉम्पिटिटिव है, आज सब मार्क्स बेस्ड है। मार्किंग इज़ इम्पोर्टेंट। आप कुछ सीख रहे हो तो उसमें से आपको मिल क्या रहा है? ये खुशी मिलना, एम्पैथी मिलना, सेंसिटिविटी मिलना, ये कोई मिलना नहीं है। मार्क्स मिलना ज़रूरी है, रिज़ल्ट लाओ। अगर आप ड्राइंग सीख रहे हो तो फर्स्ट आओ, अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हो तो टीवी पर गाओ, अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आप ओलंपिक्स में जाओ। क्यों? बच्चे को वो जो खुशी मिलती है दौड़ के या एक ड्राइंग बना के, क्या वो खुशी इम्पोर्टेंट नहीं है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा, मैं हर इंसान की बात कर रही हूँ जिसने क्लास के समय अपने नोटबुक के पीछे स्क्रिबल नहीं किया हो, डूडलिंग नहीं किया हो। सही बात है। ठीक है? कुछ ना कुछ बनाया कुछ ना होगा। कुछ तो बनाया है। ऐसा कोई नहीं बोल सही है। सकता कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं नोटबुक के पीछे बना कुछ नहीं नहीं बनाया। बनाया। सही सही बात है। वो क्यों बनाता है? उस मोमेंट को वो जो हो सकता है क्लास का लेक्चर उसको बोरिंग लग रहा हो सकता है उसका दिमाग डाइवर्ट हो रहा हो और उसको वो कंट्रोल कैसे करता है? डूडलिंग करके डूडलिंग कर या स्क्रिबल करके या यानी डूडलिंग का इतना इम्पोर्टेंस हाँ, है। बिल्कुल। वो थोड़े समय के लिए अपने माइंड को फ्री कर देता है। सो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। और आगे चल के जब 12 खत्म हो जाता है, उसके बाद बच्चे तब तक वो भूल चुके होते हैं। इन सब फीलिंग्स के ऊपर मैंने बोला ना कच्ची मिट्टी से पक्की मतलब सूखी मिट्टी हो जाता है। सो वहाँ तक आते हो तो सूख चुके होते हैं। और फिर वही समाज बोलता है कि भई ये जो है हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं करता है, हाँ, हमें ऐसे नहीं रखता है, हम क्या हाँ, ही करें? तो वो लोग समाज ही खुद समाज का निर्माण करता है, हम तो हाँ, क्या ही कर सकते हैं? हम सिर्फ बता सकते हैं, ये होना चाहिए, हाँ। जिससे अच्छा हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। करे ना करे वो तो समाज को लेना देना है। और मैडम मैंने सेंसिटिविटी की बातें आजकल ना हर आपको नहीं लगता कि जैसे कि हर किसी को अधिकार चाहिए, यानी अपने कर्तव्य के प्रति उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अधिकारों के लिए लोग बहुत अभी क्या बोलेंगे सजग हो गए हैं कि अधिकार क्या है उनसे तो ये लोग वाकिफ है। पर कर्तव्य क्या है आपने सही बोला है कि कर्तव्य क्या है उससे इन लोगों को आजकल के ज्यादातर लोगों को सब लोगों की तो मैं बात नहीं करूंगी पर हाँ ज्यादातर लोगों को अ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कर्तव्य क्या है अभी बहुत कॉमन अभी मुझे सोशल मीडिया से पता लगा है कि कचरा करना या बाहर के देशों में जाकर के कुछ ऐसी हरकतें करना जो आप एज अ टूरिस्ट आपको समझ में आता है कि ये हमारी अधिकार है पर वही उस देश के लिए भी हमारा हम एज अ टूरिस्ट जाते हैं कहीं पे कचरा करना वो हमारा फेंक आप खा सकते हो खाना कहीं पर भी पैकेट फूड्स खा सकते हो पर पैकेट्स फेंकना वो वो भी तो समझना पड़ेगा ना कि उसको सही जगह पे डिस्पोज जी। करना भी आपका कर्तव्य आता है रेगुलर बेसिस पे ही आप कुछ भी हम लोग ज्यादातर जगह पे देखा गया है कि डस्टबिन में लोग वो नहीं डालते मैडम हैं हमारी नज़दीकी की बात करता हूँ, हमने आपने और ख़ास करके बहुत से लोगों ने इसको तो महसूस किया होगा, जैसे हम पहाड़ों पे चले गए, लाइव एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ मैं आपको माउंट आबू का, हम्म, अबू-राज। हम्म, तो अबू-राज जो जगह पे जैसे अपन ने बात की ना वहाँ पे जाओ, फ़ील करो, तो वो जगह वैसी है। आप वहाँ पे जाओ, उसकी साँसें लो, सीधी अपान वायु, समान हाँ वायु में लग जाती है साँस के, क्या साँसें आ हाँ रही है। पर जब वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, नो डाउट टूरिस्ट से धंधा मिलता है, हम देखते हैं ना मीडिया वो जाते हैं जंगलों में, वो दारू की, बियर की बॉटलें लेते हैं,
ठीक है, वो नाचते हैं गा और वहीं पे फोड़ देते हैं। और वो इतनी सारी आपको आप कौन से पहाड़ पे जाए? जितने भी पहाड़ पे जाओगे, सब के सब जगह पे कचरे ही कचरे हैं। हाँ, आप देख लो वहाँ पे वेफर्स के पेपर्स होंगे, वहाँ पे बियर्स की बॉटलें टूटी-फूटी पड़ी होंगी, ग्लास हो गए, प्लास्टिक्स हो गए। कई बार ये समझ में नहीं आता क्या पेंट करूँ मैं मेरे दिमाग में? एक पहाड़ दिखाऊँ जो रो रहा है, चीख रहा है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना करो, बंदरों को मत खाना खिलाओ। लोगों को मज़ा आ रहा है, नहीं हाँ, बंदर को खाना अरे यार, वो उसकी प्रकृति नहीं है, तो क्यों उसको अगर उसको कुछ हो गया, वो कौन से डॉक्टर के पास जाएगा? उसको लगता है मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। वो दारू पी रहा है, वहाँ पे बैठ के मस्त कर रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है। वो फोड़ रहा है वहाँ पे बियर की बॉटल से। उसको नहीं पता वहाँ पे कितने जानवर निकलेंगे। एक सांप निकलेगा, वो तो पूरा हाँ, मर जाएगा। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा तो कर्तव्य है, अगर कर्तव्य की बात निकले, ऐसे प्लेस पे जाएँ, आप अपने घर में कचरा नहीं करते, कृपया करके आप ऐसे पहाड़ों को माउंट आबू जैसे जो एरिया है, वहाँ पे कृपया आप दारू पिए ना, कौन मना कर रहा है? दारू पियो, जितना पीना है उतना पियो, आपके पैसे, आपकी मर्ज़ी, पर कम से कम वो चीज़ ना करें जहाँ से उसकी प्रकृति बिगड़े। तो मैडम एक आपको नहीं लगता कि ऐसे ना आर्टिस्ट एक ऐसी भी मूवमेंट होनी चाहिए? जैसे अरावली में अभी हमने देखा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि भई जो सरकार जो है वो बेच रही है, ये कर रही है, वो माइनिंग ये कर रही है, तो क्या मैम ये हमारा कर्तव्य नहीं है? एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ ए पर्सन कि हम वैसे लोगों को भी हम बोले, हम वैसे लोगों को भी डाँटे, वैसे लोगों को भी दंड दिलवाए, जो लोग मैडम जो प्रकृति है छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं रही प्रकृति, वो जानवर ही नहीं रहे, मैडम हम क्या फ़ील करेंगे वहाँ पे? फिर हमको तो ऐसा ही पेंटिंग आप बनाना शायद पड़ेगा। मानोगे नहीं, ये जो अरवल्ली वाला जो कुछ भी चल रहा है, हुँ, मेरे डिपार्टमेंट के बच्चों से भी मैंने पेंटिंग कराए थे इस विषय को लेकर के। तो पता लगा 30 में से खाली 4 बच्चों को जो सिचुएशन है उसके बारे में पता है, बाकी के लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं। पता ही नहीं है। और यही वो बच्चे हैं जो हमेशा रील्स पे होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, पर उन्हें क्या हो रहा है वो नहीं वो पता है। नहीं। एक मूवमेंट का बस एक सिर्फ़ बस मेरा करते हैं, लोगों ने डाला तो मुझे डालना है। डालते भी कि नहीं है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये अभी किस टॉपिक पे बात चल रही है। इतने बच्चे आजकल जो हमारा भविष्य है, बच्चों को हम मानते हैं कि हमारा आने वाला कल है। ये इस तरीके का जनरेशन है, जिन्हें ये सब चीज़ें शायद हमें आँख में है ना उँगली डाल के बताना पड़ेगा जी, कि ये देखो, ये हमारे समय में हो रहा है पर भुगतान तुमको देना ये पड़ेगा। बात बहुत सही है। भुगतान तो तुम्हें उसे करना है, हमसे तुम्हें निकल जानना जाएँगे। पड़ेगा। हमने तो वो एन्जॉय कर लिया, हाँ, तुम बिगाड़ के जाओगे। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बच्चे की संख्या कम होती है क्योंकि इस विषय में वैसे भी यूजीसी के हिसाब से 30 बच्चों की एडमिशन ही पॉसिबल है मैक्सिमम। एक मैक्सिमम। हाँ, 1 साल में। फर्स्ट ईयर का जो न्यू एडमिशन होता है 30 स्टूडेंट्स आर मैक्सिमम, क्योंकि एक टीचर खाली ऐसा मानते हैं कि 30 स्टूडेंट्स इनफ है जिनके साथ वो कंप्लीटली जुड़ सकता है। जुड़ उससे सकते ज़्यादा संख्या होगी तो जुड़ नहीं सकते। मुझे मेरे बच्चों को पर्सनली जानना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि उनको इमोशनली उनका घर का क्या सिचुएशन है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको किस चीज़ की लत है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कितने देर तक उनका काम करने का फ़ोकस रहता है, कितना उनका ध्यान इधर-उधर, सब कुछ मुझे जानना पड़ता है, ए टू ज़ेड। और वो मैं जान लेती हूँ धीरे-धीरे, उनको पता भी नहीं लगता है और वो जानना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी पड़ती है। सो मैं 30 बच्चों से ज़्यादा तो ये चीज़ कर नहीं सकती हूँ, पर्सनल जो अप्रोच होता है। वहीं पे दूसरे विषयों में लेक्चर बेस्ड अ, ब सिलेबस होता है। बहुत सारे मैक्सिमम मैक्सिमम जो विषय है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, बीएससी है, वो लेक्चर बेस्ड सिलेबसेस है जहाँ पे एक टीचर आता है और लेक्चर देता है और फिर वो निकल जाता है। बच्चे जिन्हें पढ़ना है पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत बच्चे आके टीचर्स के साथ क्वेरीज रखते हैं, पर वो संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। 120 की संख्या में शायद हार्डली 30 या 40 वही रेशियो रहता है जो टीचर्स के इन टच रहते हैं। बाकी लोग नहीं रहते और रख भी नहीं पाते। वहीं पे मुझे मेरे बच्चों की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है। सो ऑब्वियसली उसमें एम्पैथी आया या नहीं, सेंसिटिव आया या नहीं, ये मेरा पर्सनली मुझे उँगली डाल के उन्हें आँखों में दिखाना पड़ता है। बाकियों का तो नहीं पता, पर मेरे ये 30 बच्चों में से जो टिक गए, वो शायद आगे चल के बेहतर नागरिक बनने की संभावना उनमें ज़्यादा होती है। वी कैन प्रे कि चलो ऐसे आर्टिस्ट आए
जो ऐसी चीज़ों को भी बाहर लाया और ऐसी चीज़ों के प्रति भी जैसी हमारी बात हुई वो रिबेलियस बने कि नहीं ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन वो हाँ, एक आर्ट थ्रू वैसे पेंटिंग्स थ्रू क्योंकि कलाकार तो और उसकी कला तो अमर हो जाती है। सेंसिटिविटी किस तरीके से आर्टिस्टों में काम करता है, ये हर एक आर्टिस्ट का अपना-अपना व्यक्तिगत स्वरूप में वो बाहर प्रकाशित होता है पेंटिंग के द्वारा। जैसे कि ये पेंटिंग एक आर्टिस्ट है फ्रिडा kahlo, उनका है। हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल, द फ्लाइंग बेड, फ्लाइंग बैड। ठीक है? ये पेंटिंग उन्होंने अपने मिसकैरेज के बाद पेंट किया था। हुँ, अ, कम उम्र में उनको बस एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो कंसीव बच्चों उनको चाहिए थे, शादी भी लव मैरिज हुआ था दूसरे आर्टिस्ट के साथ और उनको बच्चों से प्यार था, वो चाहती थी कि वो माँ बने। पर उस एक एक्सीडेंट की वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाईं। कई सारे मिसकैरेजेस हुए और हर मिसकैरेज के बाद वो और टूटती चली गई और हर मिसकैरेज के बाद उन्होंने एक ना एक पेंटिंग बनाई है। अपनी पीड़ा को पेंटिंग के थ्रू दिखाने, ये कंप्लीटली पर्सनल सेंसिटिवनेस है। क्योंकि वो पेंटिंग एज़ इफ वो उस बच्चे को डेडिकेट कर रही थी जो आया और उनके उनके पास नहीं आया, कहीं और चला गया। ये व्यक्तिगत सेंसिटिवनेस है। दूसरे आर्टिस्ट है पिकासो का, उनका है पेंटिंग है ली डेमोजेल्स डी अविग्न नाम की एक पेंटिंग है, जिसमें 5 न्यूड फिगर्स, आप अगर पेंटिंग देखोगे तो उसमें 5 न्यूड फिगर्स हैं और लोग अगर एक नज़र में देखेंगे तो उन्हें खाली 5 न्यूड फिगर्स ही दिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो खाली न्यूड्स है, वो प्रोस्टिट्यूट्स है, वेश्याएँ हैं जो सड़क के किनारे शायद खड़ी है अपने आप को बेचने के लिए। पर आप ध्यान से देखोगे तो किसी चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ है, किसी का बॉडी ज़ख्मी है, किसी के चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है, वो खुशी से नहीं खड़ी है। पर लोगों को एक नज़र में लगेगा कि खाली न्यूड है, वो खाली न्यूड नहीं है। वो एक फिगर एक स्टोरी बोल रही है कि वो क्यों बैठी है वहाँ पर। कोई ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि वो क्यों इस तरीके से सड़क पर खड़ी है। ये एक आर्टिस्ट की सेंसिटिवनेस है जिसने उसको कैप्चर करके अपने हिसाब से बताने की कोशिश की। फिर हमारे इंडियन आर्टिस्ट में अ, अभी मुझे नाम याद आ रहा है भारती खेर का। भारती खेर एक कंटेम्परेरी मॉडर्न आर्टिस्ट है और उनका जो सेंसिटिवनेस है वो सोसाइटल बेस्ड है। बिंदी जो स्त्रियों के साथ हमेशा से जोड़ी जाती है कि बिंदी मतलब स्त्री, स्त्री मतलब बिंदी, कॉमन सी चीज है, पर उसको उन्होंने मैस्कुलिनिटी के साथ जोड़ा जब उन्होंने बिंदियों का उपयोग किया बड़े बड़े स्कल्पचर्स पर, जैसे हाथी है, शेर है, इन पर बिंदीज चिपकाई और फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी को कंबाइन कर दिया। ये उनकी सेंसिटिवनेस, जेंडर उसकी बात करेंगे तो आर्टिस्टों की सेंसिटिविटी कब किस तरीके से बाहर निकलता है, एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग है और ये बहुत पुराने समय से ही ऐसा हो रहा है। हमारी भारत माता की पेंटिंग जो अवनींद्रनाथ ने सबसे पहले, अवनींद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली में से है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। जो भारत माता आज हम देखते हैं हर जगह, वो भारत माता वैसी पहले नहीं थी। सबसे पहले भारत माताओं को स्वरूप देने वाले भी एक कलाकार ही थे। अच्छा। वो समय था स्वतंत्रता संग्राम का और हम भारत माँ बोल रहे हैं, पर कोई चाहिए जिसे जनरल लोग भारत माँ के तरीके से उसको स्वीकार सकें, एक छवि एक चाहिए। छवि चाहिए। और वहाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ये पेंटिंग दुनिया को दी, मतलब भारत के लिए एक इंस्पिरेशनल पेंटिंग बन गई भारत माता। एक ऐसी स्त्री जिसका वेश जो है साध्वी का है, उनके 4 हाथों में, 4 हाथ भी शायद इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में देवी-देवताओं के कई सारे हाथ होना बहुत नॉर्मलाइज़्ड है। तो 4 हाथ में 4 चीज़ें उन्होंने पकड़ाई है, कपड़ा, रुद्राक्ष की माला, हमारे वेद और अनाज। अनाज ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जो प्रोड्यूस करता है। हाँ, जो हमारा है।
जिसके बिना इंसान का शा आप बोलोगे वेदों के बिना, पर वेद हमारे कल्चर है। कल्चर है। रुद्राक्ष मेडिटेशन है। कपड़ा, रोटी, कपड़ा। यानी ज्ञान हाँ, और सब साथ है। ध्यान हाँ, और कपड़ा हाँ, और एक रह गया अनाज, हाँ, क्योंकि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फूड हाँ, हाँ। प्रोड्यूसर्स। राइट, राइट, राइट मैम। हमारे ज़्यादातर लोग किसान हैं, किसान, ठीक है? जिससे तो ये भारत बना है। हाँ, एक आर्टिस्ट की सेंसिटिविटी की वजह से एक भारत माँ की रूप हमारे सामने आई। आज की भारत माता जैसी नहीं थी अच्छा। वो भारत माता कुछ और थी। फिर हमारे इनको तो हम भूल ही नहीं सकते, राजा रवि वर्मा। काफ़ी कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट थे उस समय भी, पर जो उन्होंने भारत को दिया है, भारत की सोसाइटी को जो उन्होंने उस वक़्त दिया है, वो भी शायद कहीं न कहीं सेंसिटिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि उनके बनाए हुए रवि वर्मा को नाम से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर जिस सरस्वती माँ या लक्ष्मी माता का रूप आज घर घर में है, उसको उसको आकार देने वाले भी, उसको स्वरूप देने वाले भी एक कलाकार ही राजा थे, रवि। हाँ, राजा क्योंकि रवि वर्मा। हाँ, ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है। ऐसा था कि लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। फिर हाँ, उनको हाँ, लगा कि भी क्या करते, प्रिंटिंग्स आई, उन्होंने एक छवि बनाई हाँ, हाँ, हाँ। और आज घर-घर में वो घर घर में छवि, उन्होंने, हाँ, भगवान को घर घर में, भारतीय घर घर में पहुंचाने वाले भी एक आर्टिस्ट ही थे, यानी क्योंकि माता को घर में लाने वाले राजा रविवर्मा कह सकते हैं हम। तो इसके लिए तो उनके आगे राजा नहीं लिखा गया। राजा उनको टाइटल, उनको खिताब दिया गया था। अच्छा, उनके नाम में राजा, रवि वर्मा नाम है। राजा तो उनको खिताब दिया गया, खिताब राजा अच्छा, मतलब राजा, राजा। चित्रों के राजा, आप कल्पनाओं के राजा, उस हिसाब से उनको, कल्पना हो गया राजा। वाह! क्या बात है। इस हिसाब से उनको राजा का खिताब मिला था। खिताब मिला। एरिया के हिसाब से नहीं, किसी राज्य के हिसाब से नहीं। तो मैम, ठीक है? एक जर्नी ऑफ आर्टिस्ट क्या रहती है? हाँ, जर्नी आर्टिस्ट का पेंटिंग देख कर के हम उसके जर्नी का अ, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो रवि वर्मा ने जब ये पेंटिंग्स की, तो ऐसा नहीं था कि सबने उसका स्वागत किया है, या फिर पिकासो ने जब पेंटिंग्स बनाई तब सबने उसको बहुत खुशी-खुशी स्वीकार लिया, ऐसा नहीं है। हर आर्टिस्ट का अपना स्ट्रगल होता है और उसमें से जाते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोने को गहना बनने के लिए उसको गरम करना पड़ता है। दागीने क्या रूप उसको देने के लिए उसको तपाना भी पड़ता है, मारना पड़ता है, काटना पड़ता है। वैसे ही हर आर्टिस्ट को भी उसका आर्ट वर्क देखने लायक या लोगों को फ़ील करा सके उस हद तक पहुँचने के लिए कि उसको भी कई सारे अलग-अलग उसमें से गुज़रना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठे-बैठे सिद्धि आ जाती है, नहीं, उसके लिए बिल्कुल अपने आप नहीं, को वो बिल्कुल नहीं। तपाना एक पड़ता है। जुनून होना पड़ेगा। टिकाए भी रखना पड़ता है, हाँ, चाहे हाँ, कितनी भी आँधी आए, तूफ़ान आए, कितनी भी दुःख आए, स्ट्रगल आए। यानी हाँ, एक ज़्यादातर देखने को मिला कि आर्टिस्ट की लाइफ़ में स्ट्रगल होती ही है। होती ही है। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ़ में, तो आर्टिस्ट तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के स्ट्रगल माँग ले, हे भगवान मुझे स्ट्रगल दे दे। पता नहीं आर्टिस्ट में शायद कुछ कीड़ा होता है जो उसको चैन से बैठने नहीं देता चैन है। से बैठने नहीं देता, बस हाँ, करना है जुनून। करना है। हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी हुआ जब ऑब्वियसली ये विषय ऐसा है कि कोई बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे बच्चे ये पेंटिंग का विषय पढ़ना चाहे। तो माँ-बाप, बहुत कम माँ-बाप होते हैं जो उनको एनकरेज करके भेजे कि हाँ बेटा तुम जाओ। जी, जी, जी। हाँ, ठीक है। सो मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर से भी अपोज़ किया गया। मैं बीएससी की स्टूडेंट थी। फिर बहुत अ, ब शायद अभी समझ में आता है बड़े होने के बाद, शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसलिए भी मना किया क्योंकि मुझे एपिलेप्सी के प्रॉब्लम थी। अच्छा, सो शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर, और बरोडा बेस्ट कॉलेज था जहाँ तक मुझे तब उस समय के हिसाब से कि ये बेस्ट कॉलेज है और मुझे वहाँ पहुँचना है क्योंकि मैं पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट, अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं एक स्कोरर थी। पर मुझे वो नहीं, मैं घुट रही थी। घुटन। हाँ, बीएससी में एडमिशन लिया, मेडिकल और ये सब की तैयारी जो नॉर्मलाइज़्ड है, हर कोई करता है, मैंने भी किया। और एक समय हुआ कि बस अब घर पे तो बोल नहीं सकती हूँ, सो खुद ही जाके छुप-छुप के कम से कम आसाम का जो पहले मैंने फाइन आर्ट्स 2 साल आसाम में किया था, वही डिग्री कोर्स 4 साल के में, एडमिशन लिया और एंट्रेंस टेस्ट दे के आई। फिर जब मुझे एडमिशन मिला तब घर पे बोला, ऑब्वियसली मुझे बीएससी छोड़ना था। तो घर पे बहुत हल्ला हो गया होगा।
पापा 2-3 अरे महीने बाप तक रे! मुझसे बात नहीं किया। ओहो! हम एक रूम पे नहीं रहते थे। फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि बेस्ट कॉलेज तो बड़ौदा का है। तो फिर बड़ौदा के लिए ट्राई किया, तो फिर मेरे फादर ने मुझे रोका कि अब इधर ले लिया, अब फिर बाहर नहीं। और अभी लगता है कि शायद मेरी बीमारी की वज़ह से उन्होंने मुझे रोका होगा, पर जी। मुझे तो वो सब दिमाग में था ही नहीं। मुझे तो पहुँचना था, मुझे तो वहाँ पे जाना है, दैट्स इट। और फिर निकल पड़ी, उनके अपोज़ के उसमें भी, कि आप पैसे नहीं दोगे तो मैं भीख माँग लूँगी, पर मैं जाने वाली हूँ। यानी आपने भी जानबूझ के भगवान स्ट्रगल दे ज़िद होती है कहीं न कहीं पे। अब मेरा स्टूडेंट यही है, उसकी भी पेंटिंग यहाँ पे है। ये हर कोई, अभी ये पेंटिंग हो या ये पेंटिंग है, मेरे बच्चे मुझ तक पहुँचते हैं, हर स्टूडेंट के पीछे एक स्टोरी होती है, तो बड़े-बड़े आर्टिस्टों के पीछे तो स्टोरी होगी ही। ये जी। पेंटिंग जिस बच्चे ने बनाया, अभी ये पेंटिंग भी काफ़ी लोग क्वेश्चंस लेके आए कि क्या ये बच्चा इस पेंटिंग के थ्रू क्या बताना चाहता है, और ना बहुत कुछ दिखता है पर समझ में नहीं आता है कि पेंटिंग क्या बोल रहा है। हाँ, 3 फिगर्स है, तीनों वो खुद ही है। उसने सेल्फ पोर्ट्रेट किया है, हाथ में अपना क्यूबिक कैरिकेचर किया है। पज़ल रखा है। हाँ, 2 हाथों में रूबिक क्यूब्स हैं, और 2 फिगर्स के हाथों में रूबिक क्यूब है, अभी सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड नहीं है। मतलब स्कोरर है, समझ रहे हैं आप? हाँ, हाँ, स्कोरर समझ है, गया। पर एक-दूसरे पे पॉइंट आउट कर रहा है, जज कर रहे हैं एक-दूसरे को। जिसके हाथ में है वो भी जज कर रहा है, जिसके हाथ में नहीं है वो भी जज कर रहा है। एक नाव है पर पानी नहीं है। और बैठे जंगल में तौलिया लपेट के। हाँ, तौलिया लपेट के। यानी आप ये सबके कैसे क्वेश्चन्स, 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 स्ट्रगल्स, उसके स्ट्रगल्स इस पेंटिंग में दिखते हैं। अच्छा, हाँ, सो पेंटिंग्स जो है हमारे लाइफ के शायद रिफ्लेक्शंस होती है। आर्टिस्ट के लाइफ के रिफ्लेक्शंस होती है जो वो एक्सपीरियंस करता है। और स्त्रियों के पेंटिंग में फेमिनिस्ट एक लैंग्वेज आ जाता है, क्योंकि हम इसी में से बड़े होते हैं। फेमिनिस्ट। बचपन से देख रहे हैं लड़का-लड़की, लड़का-लड़की में, तो आप किसी भी फीमेल आर्टिस्ट का पेंटिंग उठा लो, अच्छा, अच्छा। तो आपको वो जो देखने वाले आँखें वो बता देंगे कि ये एक पेंटिंग जो है फीमेल हाँ, पेंटिंग है। हाँ, हाँ। हाँ, ये हो श शायद महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है क्योंकि घर में बस तू बर्तन माँज ले, तू कपड़े भी तू कर ले, तू स्कूल में भी तू जा, पढ़ाई भी लिख, स्कोर भी करके यानी इसलिए तो दुर्गा के 12 हाथ दिखाई देते हैं ना, हर चीज़ कर लेती है, हँसते मुँह पे कर लेती है। तभी तो हमारे भारतीय में उसको ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस देते हैं ना, माँ दुर्गा, यानी कुछ वहाँ तो भी माँगना तो इम्पोर्टेंस देते हैं, पर सोसाइटी में इम्पोर्टेंस मिलना उसका अभी क्या भी क्या रीज़न बाकी है। लगता है वैसे? स्त्री पुरुषों के बराबर है या कुछ इस तरीके का जो नोशन है, वो भी बिल्कुल नया है। 100 साल ही हुए हैं, 100 150 साल ही हुए हैं। उससे पहले तो शायद मुझे इजाज़त नहीं होती कि मैं यहाँ बैठ के आपके साथ बात कर सकूँ। अच्छा? 150 साल पहले की अगर बात करूँ तो। हाँ, ये हो सकता है शायद 150 साल पहले तो नहीं होगी, नहीं बट आई होगी। थिंक 2000 साल पहले तो हम कहीं जगह पे ऐसा दिखते हैं कि स्त्रियों का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। तो क्या हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा मॉडर्न थे? मैं तो हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो जब ऐसी कोई भी शिल्प कला देखता हूँ या फिर जब भी ऐसे कोई स्कल्पचर देख लिया जाए उसका वो मैंने समझो कि हम जैसे आपने बताया वेद ज्ञान, वहाँ की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने बताया है मुझे तो लगता है तो मेरी तो सोच तो अभी तक उतनी 1% भी मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ग्रास्प कर पाई है। क्योंकि जैसे कि अगर हम आज महिलाओं को देखें मैम, है ना? तो लोग न्यूडिटी के अलावा महिला को मुझे लगता है अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। पर अभी कुछ सालों में जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया सिर्फ़ गलत ही चीज़ें दिखाती है। ठीक है? जैसे हम और आप बात करें सोशल मीडिया पे तो सही चीज़ें भी हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है मैडम लोगों में अब ये भावनाएँ आ रही हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो क्या चाह रही है, मेरी बच्ची को क्या बनना है उसके लिए एक मार्ग बन रही है। इवन गवर्नमेंट्स हम अगर देखें तो गवर्नमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, उसमें भी अब वैसे-वैसे लॉ आ रहे हैं कि हुँ, महिलाओं सहभागी बनाओ। जैसे देखो आप देखो कि अभी के गवर्नमेंट्स में तो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या फिर चाहे नगर पालिका का मेयर हो, वो खासकर अब महिला को ज़्यादा दे रहे हैं। बनाना तो उनको ही वो है ना। हाँ, वो भी मैं अभी 150 सालों के बाद पुरुषों के लिए भी कुछ नोशंस, कुछ थिंकिंग बंधी हुई है कि अगर पुरुष है, तो वो ये सब्जेक्ट्स नहीं ले सकता है, होम साइंस नहीं ले सकता है। अ, हाँ, ऐसे भी है। उसको इंटरेस्ट है, पुरुष है मतलब वो
स्टिचिंग का काम नहीं कर सकता यानी है। तुझे खाना नहीं पकाना है घर पे। वही तो मैं होटल वही पे मैं खाना पका, घर वही पे मैं तुझे नहीं करना है, आर्टिस्ट कम्युनिटी बर्तन तुझे में नहीं मांजने आर्टिस्ट होता। कम्युनिटी में ये चीज़ मुझे कम एक्सपीरियंस हुई है। वहाँ पे स्त्री और पुरुष का इस तरीके से कंपैरिज़न नहीं होता है। नहीं होता है। हम एक इंडिविजुअल तरीके से एक-दूसरे को देखते हैं, स्त्री-पुरुष तरीके से नहीं। भले ही हमारे काम में वो चीज़ दिखे, अच्छा, पर काम में दिखे वो सही है, हाँ, मतलब यूँ नहीं हाँ, दिखना हाँ, चाहिए। क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, अभी बड़े होने के बाद इस फील्ड में आए हैं, तो हमको इंडिविजुअलिटी का हमको पता लगा है। जी, पर एक बड़े होने का जो जर्नी है, जर्नी, उसका एक्सपीरियंस तो हमें सोसाइटी के उसमें ही मिला है। क्योंकि वो एक इम्प्रेशंस हमारी छवियाँ हमारे दिमाग में हाँ, हाँ। कैप्चर हो चुकी है। पर मैम जैसे आपने बताया कि आपने पिताजी से साथ मतभेद हुए और आपने किया, पर आज जब आपके पिताजी आपको देखते हैं उनको क्या लगता है? बड़े गर्व से बोलते हैं। बात तो यही है ना, लाखों में, करोड़ों में एक मेरी बेटी है जो ऐसा काम कर रही है और जो शौक से अपने आप को हील हाँ, कर पाई। हाँ। यानी आर्ट और हील्स और सोसाइटी का तो जन्मों-जन्म का नाता रहेगा। तो मैम अगर समझो कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं, तो उनको अगर आर्टिस्ट बनना हो, तो उसकी जर्नी क्या रहेगी? मीन्स वो कहाँ से वो अपनी शुरुआत करे? कहाँ से अपने करियर को, या इसमें करियर है या नहीं है? क्या आप क्या कहना चाहोगे? लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट को कभी एक्सपोज़र मिला ही नहीं है इंडिया में, पूरी तरीके से। बड़े-बड़े ब जो मेगा सिटीज़ है, उनमें है एक्सपोज़र कि ये सब्जेक्ट कितना वास्ट है, पर ज़्यादातर लाइक 90% ऑफ द इंडिया में इस सब्जेक्ट को लेकर के अवेयरनेस है ही नहीं। सो उनको पता भी नहीं कि इसमें करियर का ऑप्शन किस हद तक फैला हुआ है। फैलाओ। आप ये सब्जेक्ट्स करने के बाद फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है करने के बाद पहला ऑप्शन तो है ये टीचर है, वो तो है ही, वो तो है ही फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, एक एक्टर तरीके, आर्टिस्ट तरीके, थोड़ा स्ट्रगल है, पर आप स्ट्रगल तो हर लाइफ में हर किसी को करना पड़ता है। यानी कि जो आगे का जो रास्ता है वो काँटों से भरा है, पीछे का हाँ, रास्ता एक बार पुष्पों टिक से भरा गए, हुआ है। एक हाँ, बार आपने वो रास्ता माप लिया, हाँ, थोड़ा-सा ही है, ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं बस है। थोड़ा-सा है, बस थोड़ा-सा कठिन, अगर वो आप उस रास्ते पे चल पड़े, हाँ, फिर तो हाँ, दुनिया आपकी है। दुनिया आपकी। और मैम वो दिखने को भी मिलता है, जैसे कि अरिजीत जो है हाँ, सिंगर, उसने बहुत स्ट्रगल किया है। तो कोई माँ-बाप नहीं चाहे मेरा बेटा सिंगर बने, कोई नहीं हाँ, माँ-बाप चाहे मेरा बेटा क्रिकेटर बने या मेरा बेटा ये बने। बस तू मार्क्स ला दे, तू ये ऐसा बन जा, तेरा करियर सेट हो जाए। पर वही लोग हाँ, जब ट्रेंड एक सेट करते आर्टिस्ट हैं। सामने आता है, तो उनके सामने तो वो नीचे ही बैठे होते हैं और आर्टिस्ट परफॉर्म करता है और वो लगता है यार ये क्या लाइफ जीता है ये बंदा, क्या लाइफ जीता है, क्या बात है। ये तो काफी देखने को मिलता है ना मैम। तो मैडम अगर किसी को समझो कि जैसे आपने बताया कि आप जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, एमए परीख फाइन आर्ट्स एंड आर्ट्स कॉलेज, एमए परीख फाइन फाइन आर्ट्स एंड आर्ट्स एंड आर्ट्स आर्ट्स कॉलेज। कॉलेज पालनपुर में है, गुजरात में। जी। तो यहाँ पर भी बच्चों को जो रेगुलर प्रॉब्लम्स मेरे टाइम पे मैंने फेस किया, आज वो लोग भी वही फेस कर रहे हैं। माँ-बाप राज़ी होते तो सोसाइटी नहीं मतलब रिश्तेदार बोलते कि पढ़ के क्या करोगे? वो अब मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि वो नॉलेज लेते भी नहीं कि विषय क्या है। पेंटिंग सुनते ही बोलते हैं कि ये विषय लेके आप करोगे क्या? पहले जानकारी ले लो कि पेंटिंग के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप फ़िल्मी दुनिया में जा सकते हैं, आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, हाँ, आर्ट, जो सेट्स जो बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। इतने सारे इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं पर लोगों को नॉलेज नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंडर से आज तक पालनपुर में मैं 15 इयर्स से मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा कोई बच्चा घर पे बैठा हुआ नहीं है। पास यहाँ तक कि मेरे पास शायद जॉब के ऑफर्स ज़्यादा होते हैं और मेरे हाँ, पास क्वालिफाइड बच्चे नहीं होते कि मैं हर जगह उनको प्लेस प्रोवाइड कर। कर सकूँ। और मैडम आई थिंक मेरे ध्यान में एक स्कूल थी ना, आपने आप लोगों ने जहाँ पे चाइना म्यूजिक्स पूरा स्कूल का वो डेकोरेट किया था, पूरा उसका वॉल आई थिंक। विद्या मंदिर में हाँ, 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 विद्या हाँ, मंदिर, हाँ, विद्या हाँ, मंदिर, हाँ, हाँ, विविध लक्ष्य विद्या मंदिर हाँ, में हाँ। आपने पूरा एक कितने फुट मोज़ेक का किया था? था, वो काफ़ी बड़ा था। यानी पूरी बिल्डिंग थी 3 पूरी माले की ना? बिल्डिंग थी, 3 हाँ। 3 माले की 4 अभी भी माले? है, मोज़ेक किया था, हाँ, वो मोज़ेक चाइना बोलते हैं। मोज़ेक, तो हाँ, ऐसे-ऐसे आर्ट्स भी हाँ, उसमें हाँ, आते हैं। बिल्कुल, बच्चा पढ़ते हुए ही हाँ, इनकमिंग के सोर्सेज़ उसको मिल जाते हैं, जी, और लोगों को पता ही नहीं है। नहीं पता है। तो मैम अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो या आपके पास पढ़ने आना हो या फिर कहीं पे भी, तो उसकी मैम जो पूरी प्रोसेस है, वो क्या रहती है? पहले तो उसको थोड़ा फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स क्या है, थोड़ा उसका नॉलेज ले ले। इंडिया में 4 कॉलेज जो सबसे पुराने हैं, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, मद्रास आर्ट कॉलेज, फाइन आर्ट्स कॉलेज चेन्नई में है, विश्व भारती जो कोलकाता में है, और उसके बाद लास्ट में बड़ौदा फाइन आर्ट्स कॉलेज। ये 4 कॉलेजेस इंडिया के सबसे पुराने कॉलेजेस पुराने माने कॉलेज। जाते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो उनके फीस के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से, वो सब थोड़ा उनको चेक करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट है तो। मैं इस विषय में जब आई थी तब मुझे पता ही नहीं था कि ये विषय पढ़ा जा सकता है। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि हाँ। पेंटिंग, म्यूज़िक जैसे विषय एक्चुअली ग्रेजुएशन का विषय है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स ही नहीं है। हुँ। अब बहुत सारे विषय, हज़ारों विषय है, बस बच्चे को पता होना चाहिए और थोड़ा-सा एनकरेजमेंट फैमिली से चाहिए कि वो अपने आप को ढूँढ पाए। जैसे ही उसको ऐसा लगे कि मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो थोड़ा उस विषय को थोड़ा ढूँढे। थोड़ा आजकल इंटरनेट सबके हाथ में है। थोड़ा उस विषय को ढूँढेंगे तो कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी और ये सब उनको पता लगेगी। फिर मैंने किया था, मेरे ज़माने में तो इंटरनेट था नहीं, मैं न्यूज़पेपर के ऑफ़िस पहुँच गई थी। अच्छा, हाँ, न्यूज़पेपर के डायरेक्ट न्यूज़पेपर के ऑफ़िस सीधा पहुँच सोर्स गई पे थी। हाँ, चले जाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफ़िस गुवाहाटी, आसाम में, अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया का उधर जो ऑफ़िस है लोकल, मैं वहाँ पहुँच गई थी और मैंने बोला था कि मुझे करियर काउंसलिंग का कोई एक्सपर्ट है, जो क्वेश्चनियर्स पुराने ज़माने के न्यूज़पेपर्स में आते थे, करियर काउंसलिंग का, तो उनसे मिलना है। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं करियर काउंसलिंग से फिर मैं मिली, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चनर दिए कि क्या मैं जो डिसीज़न ले रही हूँ वो सही है और मेरा कितना उसमें इंटरेस्ट है। ऐसा करके उन्होंने मुझे 25-30 क्वेश्चन्स दिए, पूछे। मैंने जवाब दिया और उन्होंने उसका रिज़ल्ट निकाला कि नहीं, ये लड़की एक्चुअली ये विषय करना चाहती है। फिर उन्होंने मुझे अलग-अलग कॉलेजेस के एड्रेस दिए और फिर मैं वहाँ से पहुँची। अ, पहले फाइन आर्ट्स कॉलेज आसाम, फिर बरोड़ा, इस तरीके से। तो बच्चे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ये विषय ऑफबीट विषय माने जाते हैं, जो रेगुलर विषय है उससे अलग है। तो अगर पेरेंट्स और बच्चों को अगर इंटरेस्ट है तो उन्हें पैशनेट तो होना ही पड़ेगा, पैशनेट पहली तो चीज़ है। पैशन होगा तो तुम ढूँढ-ढाँड के कहीं न कहीं से पहुँच ही जाओगे, पहुँच ही सही जाओ। ठिकाने पे। तो मैम आपकी जो कॉलेज है, हुँ, एमए परीख फाइन आर्ट्स, उसमें बाहर के स्टेट के भी स्टूडेंट्स आते हैं या सिर्फ़ गुजरात के ही नहीं आते हैं? अभी तो फिलहाल तो खाली गुजरात के ही बच्चे आ रहे हैं। गुजरात के ही हाँ, बच्चे आ रहे हाँ। हैं। यानी प्रावधान तो है कि बाहर के स्टूडेंट्स हाँ, अगर आना बिल्कुल, चाहे बिल्कुल तो आ वो सकते हैं, आ पढ़ सकते हैं। सके। तो वहाँ पे एडमिशन किस तरीके से होता है? हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट हाँ, एडमिशन? डायरेक्ट हम लोग एंट्रेंस नहीं लेते हैं, पर बरोड़ा है, सूरत है, ये वहाँ लोग पे होता है। एंट्रेंस टेस्ट और लेते हैं। यहाँ पे जिकास के थ्रू ही होता हाँ, होगा, जिकास के थ्रू ही एडमिशन होगा। है ना? हाँ, जिकास तो वहाँ पे है। हुँ, तो मैम, तो हर बार हम ये करते हैं मैम कि जो भी हमारे गेस्ट जो आते हैं, तो हम लोग पूछते हैं हमारे दर्शकों से कि अगर आपको कोई प्रश्न हमारे आने वाले गेस्ट से पूछना हो, तो आप हमें क्वेश्चन हमें भेजें। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आए, जी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैं पूछूँगा और हमें उसका रैपिड में हम आंसर ले रहे हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। तो मैम सबसे पहला आंसर तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो पेंटिंग्स जो होते हैं कलाकार, जो पेंटर्स जो होते हैं, क्या वो बॉर्न टैलेंट्स होता है, पैदाइशी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बॉर्न टैलेंट्स नहीं होते हैं। ज़िद होती है बॉर्न, पर टैलेंट बॉर्न नहीं होता है। वो आप समय के साथ स्टडी करके, एक्सपीरियंस लेके आप वो ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो जन्मजात नहीं होती है, नहीं, नहीं होती, उसको आप निखार सकते हैं। निखार सकते। और जो पेंटिंग्स जो होती है, वो एक्सपेंसिव मटेरियल से ही महँगी बनती है या फिर उसमें काट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी अ, लोग सोचते हैं कि पेंटिंग का मटेरियल पेंटिंग है मतलब कैनवस पे ही करना है, ऐसा नहीं है। हुँ, जिसको पेंटिंग करना है वो जले हुए लकड़ी के टुकड़े से भी पेंटिंग कर सकता है। और तो एक्सप्रेस करने के लिए माध्यम इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। और मैडम जो ये जो पेंटर्स जो है, आर्टिस्ट जो है, उनका कोई करियर अच्छा नहीं बनता है। ये भी एक गलत धारणा है क्योंकि करियर्स तो इतने सारे हैं कि कोई हम फिक्स मैं करियर बोल ही नहीं सकती हूँ कि ये कर सकता है। वो एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकता है, वो एक टीचर बन सकता है, वो फ़िल्म के पूरी जो पूरा फ़िल्मी दुनिया का इतना बड़ा-सा ग्रुप है उसमें जा सकता है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग का फ़ील्ड है, अनगिनत फ़ील्ड है जो आप फाइन आर्ट्स करने के बाद कर सकते हैं। तो मैडम क्या जो आर्ट जो होता है, वो सिर्फ़ डेकोरेशन के लिए तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, डेकोरेशन तो उसका खाली एक छोटा-सा भाग है। डेकोरेशन उसका एक बहुत छोटा-सा पार्ट है, इसके अलावा आर्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्ट मेडिटेशन है, आर्ट मैसेज है,
आर्ट विद्रोह है। विद्रोह है। हाँ, और यहीं से एक बात निकल के आती है, फिर लोग जो मुझे बोला कि भाई पूछिए आप कि जो मॉडर्न आर्ट्स जो है वो समझना इम्पॉसिबल, यानी समझ में नहीं आता कि क्या है ये। मॉडर्न आर्ट का प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, जबकि मॉडर्न आर्ट ऐसा मानती है कि जिसको जो समझना है वो उसका व्यक्तिगत चॉइस है। अभी एक पूरा लाल कलर का कैनवस है, एक किसी ने एक पूरा लाल कलर का कैनवस किया है, आपको शायद उसमें ब्लड दिखेगा, मुझे प्यार दिखेगा। हाँ, ये बात भी है। तो उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने वीवर्स पे छोड़ा है। वो पेंट करते हैं, उनका अपना एक एंगल होता है, पर वो ओपन रखते हैं व्यूअर्स के लिए कि व्यूअर्स क्या फील करें। इसी को मॉडर्न आर्ट कहते हैं। हाँ, जिसको जो समझना है हाँ, हाँ, समझ लो, दरिया है जिसको जो हाँ। मिला वही सही, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप हमारे यहाँ पे आए और आपने हमसे ये बातें दी। आपने हमारे जो ज्ञान है, उसमें आपने वृद्धि किया है। तो मैं चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आपकी जो आर्टिस्ट की जर्नी है, वो बहुत अच्छी रहे और आप ऐसे ही प्यार से और आपके स्टूडेंट के साथ ये जर्नी पे आप आगे चलते थैंक यू, जाइए। थैंक यू।